अध्याय 351 हाओ यू का चौथा सिर नीली तितली भाग 3। लॉन्ग हाओ चेन की आंखें चमक उठीं। ये कौशल उत्कृष्ट है। वांग युवान ने जवाब में सिर हिलाया। इस कौशल के साथ हमारी टीम की आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी। हान यू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दरअसल इसकी सबसे अच्छी बात इसके दुष्प्रभाव है कि इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता है। अन्यथा चीजें इतनी अच्छी नहीं होंगी अगर हमारे स्पिरिट स्टोव कौशल के पूर्ण उपयोग के बाद हर कोई लिनशिन जैसी ही स्थिति में पहुंच जाए। लॉन्ग हाओ चेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं बस सोच रहा था कि सिमा जियान और यंग र के स्पिरिट स्टोव फ्यूजन से कौन सा कौशल आया। ये शर्म की बात है कि हमें युवान के साथ जुड़ने के लिए कुछ और स्पिरिट स्टोव नहीं मिल सके। जवाब में वांग युवान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कैप्टन, जो आपके पास पहले से है आप उससे खुश क्यों नहीं हैं? क्या आपने कभी कोई दानव शिकार दस्ता देखा है जिसने हमारे जितने स्पिरिट स्टोव प्राप्त किए हों? हमारा भाग्य पहले से ही बहुत अच्छा है, आइए बस उसी से संतुष्ट रहें। और अब जब हम सभी छठे चरण पर पहुंच गए हैं तो हम इस यात्रा से लौटने के बाद कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड बन सकते हैं। हमें यथाशीघ्र ऐसा करना होगा। हान यू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सचमुच हमारी किस्मत सचमुच अच्छी है और इस बार हमें काफी योगदान अंक भी प्राप्त हुए। लौटने के बाद हम केवल थोड़ा आराम कर सकते हैं। हमारे लिए मिशन के लिए भागना जरूरी नहीं होगा। हम छठे परीक्षण का प्रयास करने से पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को 5000 इकाइयों तक बढ़ाने के लिए टॉवर ऑफ इटर्निटी में चौथे और पांचवें परीक्षण के साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं। सच में समग्र रूप से उनकी ताकत के अनुसार उन्हें पहले ही छठा परीक्षण पास कर लेना चाहिए था, लेकिन सभी की लड़ने की ताकत को और भी अधिक बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत लड़ाई में लाल कंकाल को चुनौती देना जारी रखा। अब जब लॉन्ग हाओ चेन भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में जाग गया था और उसकी ताकत में इतना जबरदस्त इजाफा हुआ था, तो उसकी ताकत वास्तव में केवल एक बनाम एक लड़ाई में उस लाल कंकाल को हराने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे ही हर कोई बात कर रहा था, लॉन्ग हाओ चेन अचानक दूर की ओर देखने के लिए मुड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाने से पहले, जल्दी गुफा में जाओ और चलो हाओयू की तरफ चलें। हमें तुरंत जाना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, एक भयानक और विशाल खतरा दूर से आया और जबरदस्त गति से खत्म हो रहा था। वह अनेक काले बादलों से घिरा हुआ था जिन्होंने पूरे आकाश को घेर लिया था। उस भयानक शक्ति को महसूस करने के बाद लॉन्ग हाओ चेन ने तुरंत वहां से निकलने का निर्णय लिया। हमें जाना होगा, नहीं तो हम सबका मरना तय है। उस भयानक आभा का मालिक कम से कम 9वें कदम का पावर हाउस है और वह ठीक हम पर निशाना साध रहा है। भले ही हाओयू अब हमारे चले जाने की स्थिति में अपना विकास पूरा नहीं कर पाता, हम इस दुश्मन से निपटने में सक्षम नहीं हैं। सभी ने लॉन्ग हाओ चेन पर पूरा भरोसा किया और कइयर ने अपने हाथों से उसका समर्थन किया, जबकि हान यू ने लिनशिन का समर्थन किया और उनमें से 5 हाओयू के पक्ष में एकत्र हुए। इस बीच लॉन्ग हाओ चेन की इटर्नल मेलोडी की सुनहरी रोशनी जगमगा उठी। दरअसल उन्होंने पहले इटर्नल मेलोडी को सक्रिय करने के लिए मजबूर करने की लागत का उल्लेख नहीं किया था। उन्हें जबरदस्ती टेलीपोर्ट करने के बाद वह शाश्वत मेलोडी से प्रभावित होगा और डिबफ अवधि को बढ़ाने के अलावा स्पिरिट इग्निशन का उपयोग करने के परिणामस्वरूप वह एक के अधीन होगा अत्यधिक दल। इस बीच टावर ऑफ इटर्निटी में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और इसे फिर से भरने के लिए अधिक आत्माओं की आवश्यकता होगी। लेकिन साउथ माउंटेन सिटी में लड़ाई के दौरान इटर्नल मेलोडी द्वारा बड़ी मात्रा में आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण वे अभी भी ऐसा करने में सक्षम थे। हाओयू को भी ऐसा लग रहा था कि उसे अस्तित्व के खतरे का एहसास हो गया था और एक शानदार दृश्य के सामने आने से पहले उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके शरीर के बगल के 2 उभारों में से उसकी बाईं ओर का उभार अचानक सिकुड़ गया, जबकि बाईं ओर का उभार अचानक बढ़ गया, जिससे एक हिंसक कंपन पैदा हुआ। जैसे ही लॉन्ग हाओ चेन का समूह तेजी से अंदर आ रहा था, दाहिनी ओर का उभार अचानक खुल गया और एक और सिर बाहर आ गया। इस बीच हाओयू के झटके और तेज हो गए क्योंकि वह देखते ही देखते 9 मीटर के आकार की हो गई। वह सचमुच एक विशाल प्राणी था। उसी समय गुफा के बाहर से प्रकाश की एक गहरी नीली गेंद हवा में नीली लपटों के निशान छोड़ते हुए भयानक गति से आ रही थी। हाओयू का चौथा सिर अचानक सामने आने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह बेहद कमजोर स्थिति में है और जमीन पर लेटते ही उसके चारों सिरों की आंखें बंद हो गईं। हाओयू और लॉन्ग हाओ चेन के मानसिक रूप से जुड़े होने के कारण उसे इस बात का स्पष्ट एहसास था कि लॉन्ग हाओ चेन क्या करने वाला है। परिणामस्वरूप उसने अचानक अपना चौथा सिर प्रकट कर दिया, लेकिन उसकी दूसरी तरफ का उभार भी अचानक कम से कम 1 सेकंड के लिए सिकुड़ गया। फिलहाल आधा, अन्यथा संभवतः 5वां सिर प्रकट हो जाता।
सुनहरी रोशनी की एक लंबी चमक के साथ गुफा के अंदर चकाचौंध रोशनी थी और प्रकाश की एक तीव्र सुनहरी चमक ने तुरंत सभी को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल हान यू ने प्रकाश की झिलमिलाती बाधा में सभी को कवर करते हुए अपना आशीर्वाद प्रकाश आध्यात्मिक स्टोव जारी किया। प्रकाश की सुनहरी चमक के साथ वे सभी गुफा से गायब हो गए। 3 सेकंड बाद एक विस्फोट से प्रकाश की एक विशाल गहरी सुनहरी गेंद नीचे गिरी, जिससे ये लाल और काली दुनिया हिल गई। गुफा से भी केवल एक विशाल छेद ही बचा था। सुनहरी रोशनी की झिलमिलाहट के साथ लॉन्ग हाओचेन का समूह हाओयू के साथ टॉवर ऑफ इटर्निटी के बाहर दिखाई दिया। कैरियर की बाहों में बेहोश होकर गिरने से पहले उल्टी की आवाज के साथ लॉन्ग हाओचेन ने खून की उल्टी की। इसी तरह हाओयू भी कोमा में पड़ गया। सौभाग्य से इटर्नल मेलोडी अभी भी प्रभावी था, इसलिए टॉवर के बाहर के दर्शकों ने पास आने की हिम्मत नहीं की। जबकि कैरियर ने लॉन्ग हाओचेन का समर्थन किया, हान यू और वांग युवान ने हाओयू को वापस खींच लिया और वे सभी टॉवर ऑफ इटर्निटी में लौट आए। लॉन्ग हाओचेन बहुत थक गया था। जब से उन्होंने मायावी स्वर्ग में प्रवेश किया, उनकी मानसिक स्थिति पूरे समय बेहद केंद्रित रही, चाहे वह राक्षसों के खिलाफ कठिन लड़ाई के दौरान हो, भगवान के चुने हुए के रूप में उनकी जागृति हो, ज़ोबी राजा के खिलाफ युद्ध हो जिसमें उनका आत्मा का पहला उपयोग शामिल था, इग्निशन, ब्रिलियंट डिसिप्लिन का विनाश, या अंत में सभी को वापस टेलीपोर्ट करने के लिए शाश्वत मेलोडी की उसकी जबरदस्त सक्रियता। ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में उसे कभी भी वास्तविक आराम नहीं मिला और उसका शरीर अब अपनी चरम सीमा पर था, इसलिए बेहोश हो जाना वास्तव में उसके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो होगा उसे अपनी क्षमता से अधिक जीवन शक्ति का उपभोग करना पड़ा। एकमात्र अच्छी खबर ये थी कि टॉवर ऑफ इटर्निटी में चेन यंग पहले ही जाग चुके थे, उनका इंतजार कर रहे थे, हालांकि सिमा जियान अभी भी बेहोश थी। हान यू का ब्लेसिंग ऑफ लाइट बहुत प्रभावी साबित हुआ और वास्तव में उसके टेलीपोर्टेशन के दौरान सभी हस्तक्षेप को दूर करने में कामयाब रहा। अब हर किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा तेज गति से वापस अपनी नियमित स्थिति में आ गई है। यहाँ तक कि टावर ऑफ इटर्निटी का मूल प्रतिबंध, जो प्रकाश के अलावा किसी अन्य तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्प्राप्त होने से रोकता था, ने भी इस आध्यात्मिक स्टोव की क्षमता को प्रभावित नहीं किया। ये वास्तव में फ्यूज्ड स्पिरिट स्टोव की स्थिति का हकदार था। इस बार जागने से पहले लॉन्ग हाओचेन कम से कम 6 घंटे तक बेहोश रहा, अभी भी कमजोर अवस्था में था। हालांकि वे अधिक समय तक यहाँ नहीं रह सके। यदि पुजारी का मंदिर नष्ट हो गया तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। हालांकि वे थोड़े समय के लिए गायब होने की व्याख्या ये कहकर कर सकते थे कि उन्होंने शहर में सैर की थी, लेकिन अगर उनकी अनुपस्थिति इतने लंबे समय तक बनी रही तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाहिर है साउथ माउंटेन सिटी में वापसी भी एक जटिल प्रक्रिया के साथ हुई। लॉन्ग हाओचेन को पहले हाओयू को उसकी दुनिया में वापस भेजना था, इससे पहले कि वे दोनों अपने अनुबंध के माध्यम से साउथ माउंटेन सिटी में वापस टेलीपोर्ट कर सकें। लौटने के बाद वह अपने साथियों को टावर ऑफ इटर्निटी से अपनी ओर टेलीपोर्ट कर सकता था। हाओयू जल्दी से ठीक हो गया, कम से कम कमजोर लॉन्ग हाओचेन की तुलना में बहुत तेजी से, जिसने हाओयू को अपने मानसिक संबंध के माध्यम से होने वाली हर चीज के बारे में बताया। ये पता चला कि हाओयू ने मूल रूप से बड़ी मात्रा में जादुई क्रिस्टल निगल लिए थे, जिससे उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती रही, लेकिन फिर भी विषम रूप से। हालांकि वह पहले ही विकास के बिंदु पर पहुंच चुके थे, इस विषम आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करने की आवश्यकता थी। यही कारण था कि उन्हें इस समय के लिए अपनी दुनिया में जाने की आवश्यकता थी। अपनी दुनिया में लौटने के बाद हाओयू ने इस गुफा में खेती करना जारी रखा। हालांकि उसकी ताकत तुरंत खत्म नहीं होगी, लेकिन उसे कुछ समय तक उन मरे हुए प्राणियों द्वारा पाए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अपने तीसरे सिर के प्रकट होने के समय से अपना सबक सीखने के बाद और अपनी ताकत इस तरह बढ़ने के साथ हाओयू उत्साहित था और एक ही बार में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसका सिर तोड़ने का समय करीब आ रहा था। हालांकि उनकी गणना के विपरीत कुछ परिवर्तन उनके नियंत्रण से परे थे। जब हाओयू अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करने के बीच में था, लॉन्ग हाओचेन भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में जाग गया। इस जागृति का हाओयू के साथ लॉन्ग हाओचेन के रक्त संबंध पर सीधा प्रभाव पड़ा। सामान्य समय में यह एक अच्छी बात होती, क्योंकि इससे हाओयू की ताकत कुछ हद तक बढ़ जाती, खासकर लिटिल लाइट के लिए। हालांकि क्योंकि हाओयू अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध कर रही थी और अपने विकास के समय के करीब थी, इस अचानक आवेग ने हाओयू के लिए खतरा बढ़ा दिया। मूल रूप से हाओयू ने इसे दबाने की कोशिश की, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई थी, लेकिन उसके विकास के लिए आवश्यक समय बहुत लंबा था और वे मरे हुए जीव संभवतः उसकी मदद नहीं कर सकते थे।
वे पर्याप्त समय देंगे। हालांकि कुछ समय तक अपनी ऊर्जा को दबाने की कोशिश करने के बाद वह अंततः विकास की शुरुआत के बाद से उसमें जमा हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा के कारण घुटन में रहने में विफल रहा। उस समय उसके पास लॉन्ग हाओचेन से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, यह उम्मीद करते हुए कि वह उन मरे हुए प्राणियों को क्षण भर के लिए रोकने में सक्षम होगा। हालांकि अंतिम परिणाम स्पष्ट रूप से उनकी अपेक्षाओं से अधिक थे। लॉन्ग हाओचेन के पास उन्हें वापस टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन हाओयू के लिए अपनी दुनिया को विकास की स्थिति में छोड़ने के संभवतः जीवन घातक परिणाम होंगे, और उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके केवल आधा विकास करना चुना। विषम आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से त्यागते हुए अपने चौथे सिर की उपस्थिति को सक्रिय करने के लिए शुद्ध किया गया। यही कारण था कि उन्हें वह गांठ अचानक से हो गई और साथ ही उनका शरीर भी कमजोर हो गया। हालांकि इसके बावजूद हाओयू का आधा विकास अभी भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया था, और लॉन्ग हाओचेन ने इस चौथे सिर को लिटिल ब्लू नाम दिया। बस इस विकास के साथ हाओयू के 4 सिरों पर पहले की तुलना में एक अंतर दिखाई दिया, उन पर उभार निश्चित रूप से बदल गए थे। अब वे गाय के सींगों के करीब सींगों के आकार में थे। चारों सिरों में से प्रत्येक थोड़ा अलग दिखता था, लेकिन सबसे असाधारण परिवर्तन चौथे सिर लिटिल ब्लू पर दिखाई दिया। इसकी शक्ल तितली के सिर के करीब थी, और इसके अलावा शायद यह विकास के अचानक प्रकट होने के कारण था, लेकिन उसकी आंखें कमजोर थीं, जैसे कि वह डिस्ट्रोफी से पीड़ित हो। अध्याय 352 1 लाख अंशदान अंत भाग 1। उसके जबरन विकास के बाद हाओयू के तराजू में कठोरता आ गई और हल्के से गहरे बैंगनी रंग की चमक आ गई। इसकी मजबूत और नुकीली पूंछ में भी शंक्वाकार उभार आ गया और लेटने से ही इसमें थोड़ी सी रुकावट का एहसास होने लगा। लॉन्ग हाओचेन के अनुमान के अनुसार वर्तमान हाओयू छठे चरण तक पहुंच गया और 4 तत्वों को नियंत्रित किया, क्योंकि लिटिल ब्लू जल तत्व से संबंधित था। हाओयू, जब हम आपकी दुनिया में लौटेंगे तो क्या मरे हुए जीव हमारा इंतजार कर सकते हैं? लॉन्ग हाओचेन ने हाओ से पूछा। उन चारों की आंखें बंद करके हाओयू ने लॉन्ग हाओचेन की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन फिलहाल लॉन्ग हाओचेन को अपने अंदर से उपजे गुस्से का एहसास हो रहा था। हाओयू का क्रोध अत्यंत भयंकर था, इस हद तक कि लॉन्ग हाओचेन भी चिंतित थे। हाओयू का गुस्सा वास्तव में अवमानना और अपमान के साथ था। उनका तिरस्कार मरे हुओं की ओर निर्देशित था, और उनका अपमान इस तथ्य के परिणामस्वरूप हुआ कि उन्होंने उसे चोट पहुंचाने का साहस किया। लॉन्ग हाओचेन ने लिटिल लाइट के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत होइए। भविष्य में जब हम अधिक शक्तिशाली होंगे तो डरने की कोई बात नहीं होगी। इस बार यह मेरी गलती थी। यदि मेरी जागृति न होती तो तुम्हें इस हद तक कष्ट न होता। लॉन्ग हाओचेन द्वारा सांत्वना दिए जाने पर हाओयू अंततः शांत हो गया और अपने चारों सिरों को एक साथ खींचकर उससे रगड़ने लगा। इस प्रकार उसने फिर से एक शांतिपूर्ण रूप प्राप्त कर लिया। चूंकि वहां कोई खतरा नहीं है तो चलिए फिर चलते हैं। लॉन्ग हाओचेन ने इटर्नल मेलोडी को सक्रिय किया और हाओयू के साथ अपने मूल स्थान पर लौट आया। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ उसकी दृष्टि की रेखा स्पष्ट हो गई, और लॉन्ग हाओचेन एक गहरी सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। और शांति, वह स्थान जहां वह और हाओयू प्रकट हुए, वास्तव में 30 मीटर से अधिक चौड़ा था। ये कई सौ व्यास गहरा एक छेद था। वह जले हुए अंधेरे से घिरी हुई थी। पहाड़ और गुफा का मूल आकार पूरी तरह से अदृश्य था। हालांकि जैसा कि हाओयू ने पहले महसूस किया था, ये स्थान किसी भी मरे हुए से खाली था। चारों के सिर एक साथ उठाते हुए हाओयू ने आसपास की ओर फैलते हुए एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। उन चारों के सिरों से एक ही समय में गूंजती हुई गर्जनाएं निकली। ऐसा लग रहा था मानो उनका हास्य छलक रहा हो और वह दुनिया से कह रहे हो, मैं वापस आऊंगा। प्रकाश की एक बैंगनी चमक के साथ उसे और लॉन्ग हाओचेन को घेर लिया गया। परिवहन अनुबंध सक्रिय हो गया और दोनों पुजारी के मंदिर के तहखाने में लौट आए। लॉन्ग हाओचेन ने दूसरों की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी के बाहर बुलाया। ऐसा करने के बाद वह अंततः सांस ले सका। साउथ माउंटेन सिटी की इस यात्रा को या तो खुद लॉन्ग हाओचेन या उनके पूरे 21वें जनरल ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड द्वारा एक थ्रिल कहा जा सकता है, जिन्हें कुछ अभूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ा। यह उस समय से भी अधिक खतरनाक था जब वे ब्लेक व्हिस्लिंग कैवन में अपने मिशन पर गए थे। लेकिन इसी तरह इस यात्रा के लाभ भी बहुत अधिक थे। उनके योगदान बिंदु लाभ के बारे में कुछ भी न कहें, सबसे महत्वपूर्ण लाभ उनके स्पिरिट स्टोव थे। उन सभी ने स्वसंगत स्पिरिट स्टोव प्राप्त किए, और वांग युवान को छोड़कर उन सभी ने स्पिरिट स्टोव फ्यूशन पूरा किया। अपनी वापसी के तीसरे दिन सिमा जियान को होश आया।
हालांकि उसकी चोटें अभी भी गंभीर थीं, लेकिन येटिंग और हान यू के उपचार के बाद वह अंततः ठीक हो गया था। इस लड़के ने अपने स्वयं के स्पिरिट स्टोव को एक प्रभावशाली नाम दिया और इसे थंडर गॉड स्पिरिट स्टोव कहा। चेन यंगर के स्पिरिट स्टोव के सम्मेलन के परिणामों को लाइट डुप्लीकेशन स्पिरिट स्टोव का नाम दिया गया था। उनके दोनों स्पिरिट स्टोव की अपनी अपनी विशेषताएं थीं और वे दोनों अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व में थे। शक्ति के संदर्भ में वे भविष्य की लड़ाइयों के दौरान अपना उपयोग दिखाएंगे। इस सैन्य विकास के बाद कहा जा सकता है कि 21वीं जनरल ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड एक कमांडर ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड के स्तर की ताकत तक पहुंच गई है और काफी शक्तिशाली है। गठबंधन सुदृढ़ीकरण का सबसे बड़ा हिस्सा आखिरकार आ गया, जिसका अर्थ था साउथ माउंटेन सिटी पर आए संकट का अंत। दानव सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, दानव देवताओं के कई उत्तराधिकारियों को खोना पड़ा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? कम से कम लॉन्ग हाओचेन ने ऐसा नहीं सोचा था। ये कुछ ऐसा था जिसे समझौते के माध्यम से उसे ये शियाओलेई से जोड़कर देखा जा सकता था, जबकि इस संधि के विवरण से उनके साथी भी अनभिज्ञ थे। क्या कैप्टन लॉन्ग यहाँ है? किसी ने दरवाजा खटखटाया, जबकि लॉन्ग हाओचेन उस सब कुछ के बारे में सोच रहा था जो मायावी स्वर्ग में हुआ था। कई दिनों के आराम के बाद अंततः वह सामान्य हो गया और स्पिरिट इग्निशन के उपयोग से कमजोरी की भावना गायब हो गई। दरवाजा खोलते हुए लॉन्ग हाओचेन झांग फैन फैन के सामने था, जो उनसे मिलने आ रहा था। आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है भाई झांग, आप मेरे लिए सबसे महान हैं और आप ही हो सकते हैं, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग फैन फैन सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हाओचेन कहूंगा। हाओचेन, अगले कुछ दिनों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। हम कुछ आराम करने के लिए पवित्र शहर लौटने की योजना बना रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमने इस यात्रा से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन चूंकि हमारे कई कौशल नए प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमें अपनी लड़ाई की ताकत में सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए एक दूसरे से परिचित होने के लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है। साथ ही हम कमांडर रैंक पर पदोन्नति के लिए गठबंधन में लौटने की योजना बना रहे हैं, ताकि हम अधिक कठिन मिशन प्राप्त कर सकें। झांग फैन फैन ने इसे छुपाए बिना कुछ प्रशंसा व्यक्त की। वे वास्तव में सबसे प्रतिभाशाली दानव हंट स्क्वाड हैं जो मैंने कभी देखा है। यदि मुझे विकल्प दिया जाता तो मैं भी हान यू की तरह ही आपका अनुचर शूरवीर बन जाता। लॉन्ग हाओचेन ने उसे देखकर मुस्कुराया। आप मजाक कर रहे हैं भाई झांग। इस बार आप 7वें चरण को पार करने में कामयाब रहे और आपकी टीम को कमांडर के पद तक आसानी से पहुंचने के लिए पर्याप्त योगदान अंक भी मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि टीम में कोई व्यक्ति आवश्यकताओं से ऊपर पूरे स्तर तक पहुंच जाता है तो पदोन्नति दानव शिकार दस्ते की लागत कम होगी। झांग फैन फैन ने कड़वी मुस्कान प्रकट की। ये सही है। दुर्भाग्य से हमारी टीम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं अपना ग्रेड बढ़ाने के लिए हमारे योगदान बिंदुओं का उपयोग करने का साहस भी नहीं कर सकता। ये सौभाग्य की बात है कि आपके प्रकाश सार के संपर्क ने मुझे 7वें चरण की बाधा को तोड़ने में मदद की। अंततः हम कमांडर के पद तक जा सकते हैं। हाओचेन, मैं आपको धन्यवाद नहीं कहूंगा, बल्कि अगर भविष्य में हम आपकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं, जब तक ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूं, मैं मना नहीं करूंगा। अच्छा। लॉन्ग हाओचेन बहुत औपचारिक नहीं हुए और बस सिर हिलाया। दानव शिकार दस्तों का एक दूसरे पर नजर रखना आखिरकार एक स्वाभाविक मामला था। झांग फैन फैन ने तब कहा, चूंकि आप भी पवित्र शहर लौटने की योजना बना रहे हैं, तो हमारे साथ चलने के बारे में क्या ख्याल है? हम अपने ग्रेड को बढ़ावा देने के लिए सीधे लौटने की भी योजना बना रहे हैं। खैर, फिर कल का क्या होगा? लॉन्ग हाओचेन की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद झांग फैन फैन स्पष्ट रूप से खुश लग रहे थे और उनके जाने से पहले वे कुछ देर तक बातचीत करते रहे। लॉन्ग हाओचेन ने दरवाजा बंद कर दिया और कईर, जो पूरे समय पीछे बैठा था, बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या आपने नोटिस किया? लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित था। ध्यान देने योग्य क्या है? कईर ने खुशी से जारी रखा, इस झांग फैन फैन को युवान ने पसंद कर लिया है। मुझे मत बताओ कि तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। वाह। लॉन्ग हाओचेन खाली दिखे। आप कह रहे हैं भाई झांग और युवान? लेकिन यह असंभव है। क्या आप भूल गए हैं कि युवान ने पहले क्या कहा था? ये केवल लॉन्ग हाओचेन की उपस्थिति में था कि कईर ने इतना अभिव्यंजक आत्मा प्रदर्शित किया। उस पर मुंह बनाते हुए उसने फिर कहा, क्या तुम सचमुच उन शब्दों पर विश्वास कर सकते हो? ये स्पष्ट रूप से हमें ये बताने के उद्देश्य से कहा गया था कि उसे हमारी टीम के अन्य लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसके और यंगर के दृढ़ मोर्चे पर विश्वास नहीं करता।
जब मैं साउथ माउंटेन सिटी में लड़ाई के बाद कोमा में था तो मैंने गलती से यंग र को कैप्टन यांग वेंझाओ की स्थिति के बारे में पूछते हुए सुन लिया। एक झटके में लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, ओह तो यह इस तरह से निकला। हमें इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बस प्रकृति को अपना काम करने देना चाहिए जैसा उसे करना चाहिए। चीजें अच्छी हैं जब तक वे अपनी भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। कयियर ने अचानक आगे कहा, जब तक स्थिति की आवश्यकता न हो आपको येटिंग को अपना असली रूप दिखाने की अनुमति नहीं है। आपको बस इसे पहले की तरह अपने छोटे रूप में समेटने की जरूरत है। लॉन्ग हाओचेन ने कड़वी मुस्कान के साथ घोषणा की, मुझे डर है कि आप उसे गलत समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले बताने की हिम्मत नहीं की। कयियर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किस बारे में गलत? वह प्रकाश की परी है, भले ही आपके पास भौतिक शरीर हो फिर भी आप ऊर्जा से बनी एक इकाई हैं। मैं किसी बात को गलत क्यों समझूं? लॉन्ग हाओचेन ने आश्चर्य से पूछा, तो आप क्यों चाहते हैं कि वह सिकुड़ी रहे? कयियर ने उत्तर दिया, ये वही बात नहीं है। जरा देखो तो उनके कपड़े कितने हल्के हैं। तुम सदैव उसे देखते रहते हो, यदि मैं तुम्हें ऐसा ही रहने दूं तो तुम बुरे उदाहरणों से भ्रष्ट हो जाओगे। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आप मुझे देखने के लिए उस तरह के रोम्पस भी पहन सकती हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप भी इन उदाहरणों से भ्रष्ट हो जाएंगे। तुम सचमुच भ्रष्ट हो गए हो। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन कयियर के करीब पहुंची उसने उसे चकमा दे दिया। इल्यूसरी पैराडाइज में मनमोहक दृश्य के बाद से कयियर कभी भी लॉन्ग हाओचेन के साथ बिस्तर साझा करने को तैयार नहीं था। अधिक से अधिक खेती करते समय वे दोनों एक दूसरे के करीब बैठे होंगे। लॉन्ग हाओचेन ने इस मामले पर उन पर दबाव नहीं डाला। दरअसल वह पहले की तरह कयियर की बाहों में सोया भी नहीं था। उस दिन की बात से उन्हें एहसास हुआ कि वे अब छोटे बच्चे नहीं हैं और अपने साथी की भलाई के बावजूद वे अभी भी आधिकारिक तौर पर सगाई नहीं कर पाए थे और लॉन्ग हाओचेन को कयियर को चोट पहुंचाने का डर था, जबकि कयियर गर्भवती होने का एहसास हुआ। ये उन दोनों को भी नहीं पता था कि ये कब तक चलेगा। लॉन्ग हाओचेन और झांग फैन के दानव शिकार दस्ते वास्तव में पवित्र शहर में लौटने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। ल्यूक शी के समूह से 22वीं सामान्य श्रेणी का दानव शिकार दस्ता, साथ ही यांग वेंझाओ और डुआन यी के नेतृत्व में दानव शिकार दस्ता भी ठीक उनके पास लौट आया। ऐसा कहा जा सकता है कि रास्ते में ये कुछ दानव शिकार दस्ते तितर बितर हो गए और थोड़ा घुल मिल गए। एक तरफ लिन शिन विनम्रतापूर्वक ली शिन के साथ ल्यूक शी के समूह की ओर भाग गया, जबकि लॉन्ग हाओचेन के समूह में दो बिन बुलाए मेहमान झांग फानफेंग और यांग वेंझाओ शामिल हो गए। एक गंभीर, ईमानदार और बल्कि बिना किसी द्वेष के व्यक्ति के रूप में झांग फैन के लिए कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था, जो हर दिन केवल वांग युवान का बारीकी से अनुसरण करता रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग युवान ने उसे विदा कर दिया, वह मुस्कुराता और चुप रहा, बस शांति से उसका पीछा करता रहा। नतीजतन वांग युवान भी चुप रही और केवल उसे अपने पीछे आने दिया। यांग वेंझाओ चेन यंग र को जीतने के लिए प्रतिबद्ध लग रहे थे और अक्सर झांग फैन की तुलना में अधिक विनम्र व्यवहार करते थे। चेन यंग र के लिए स्वादिष्ट भोजन या दिलचस्प चीजें लाते थे। चेन यंग र ने कोई झूठा कार्य नहीं किया, केवल उसके उपहार स्वीकार किए। इस यात्रा पर लॉन्ग हाओचेन और कयियर को एक साथ आरामदायक माहौल का आनंद लेने का शायद ही कभी मौका मिला हो। लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों पर किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि पवित्र शहर में लौटने के बाद अगले कुछ दिन उन सभी को एकांत में खेती करने में व्यतीत होंगे। हर किसी को आराम करने का एक दुर्लभ अवसर देने से निश्चित रूप से उनकी भविष्य की खेती पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। को ये कहना आवश्यक ही नहीं था। अध्याय 353 1 मिलियन अंशदान अंक भाग 2। वापसी यात्रा को तेज गति वाली नहीं माना जा सकता था, लेकिन एक पखवाड़े बाद वे पवित्र शहर में वापस आ गए, जहां लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों को अतिरिक्त 3 दिन का आराम दिया। चौथे दिन सभी को विला के हॉल में बुलाया गया। कितना आरामदायक जीवन है, काश ये हमेशा के लिए चल पाता। लिन शिन संतुष्टि और खुशी के भाव लिए सबसे बड़े सोफे पर लेटी हुई थी। अपने सिर के सारे बाल खोने के बाद वह और भी अधिक ऊर्जावान लग रहे थे। हालांकि हरे बालों का एक गुच्छा उगना शुरू हो गया था और हरे रंग की टोपी जैसा दिखने लगा था। सिमा जियान उसके बगल में हंसी, भाई ड्रग्स है, क्या आपने आज अपनी दवा ली है? लिन शिन ने कड़ी अभिव्यक्ति प्रकट की, केवल तुम ही हो जिसे दवा लेने की जरूरत है, गंजा मूर्ख। चेन यंग र और वांग युवान अपना पेट पकड़कर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। हॉन यू ने फिर कहा, दोस्तों शोर मचाना बंद करो। कैप्टन, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं?
हालांकि वह केवल लॉन्ग हाओचेन का रिटेनर नाइट था, हान यू को टीम में सबसे मजबूत और उनमें से सबसे उम्रदराज लोगों में स्थान दिया गया था। उनका अहंकारी अतीत एक शांत और स्थिर व्यक्तित्व में बदल गया, जिसने एक अनुचर सज्जन के वास्तविक सार को समझ लिया। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साउथ माउंटेन सिटी में हमारे आखिरी साहसिक कार्य के दौरान हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी के एकजुट प्रयासों के कारण हमने बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन अब हम सभी के पास एक नया स्पिरिट स्टोव या फ्यूज्ड स्पिरिट स्टोव है और हमें समायोजित करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। हम टावर ऑफ इटर्निटी में प्रशिक्षण जारी रखेंगे, यदि संभव हो तो टावर के अगले परीक्षण को पास करने की कोशिश करने से पहले हर किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा को 5000 तक बढ़ाने को प्राथमिकता देंगे। मुझे आशा है कि आने वाले सभी परीक्षण हमें अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को इसी तरह बढ़ाते रहने में मदद करेंगे। अगला टेस्ट पास करने के बाद मुझे लगता है कि हर किसी की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर हम कमांडर के पद पर आगे बढ़ेंगे और नए मिशनों को पूरा करके आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग हाओचेन के निर्देश सुनने के बाद उन सभी ने सिर हिलाया। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि उनके नेतृत्व में पिछला वर्ष उनके पूरे जीवन में साधना का सबसे तेज समय था। विशेष रूप से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ती रही। यदि उन्होंने टावर ऑफ इटर्निटी पर जो समय नहीं बिताया होता, तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा संभवतः इतने कम समय में 4000 इकाइयों से अधिक नहीं हो पाती। छठे चरण को पार करना तो दूर की बात है। वास्तव में एलायंस में छठे चरण के पावरहाउस की औसत आयु 30 वर्ष थी, लेकिन उनके 21वें सामान्य ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड में औसत आयु 20 तक भी नहीं पहुंची थी। इस साधना गति के साथ चलते हुए एक दिन उनका 8वें चरण का पावरहाउस बनना तय था। हालांकि कोई भी यह नहीं बता पाएगा कि वे 9वें चरण तक पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन उनके जन्मजात गुणों को देखते हुए 9वें चरण की बाधा को दूर करना उनमें से किसी के लिए भी असंभव था। यदि कोई आपत्ति नहीं है तो आइए टावर ऑफ इटर्निटी में प्रशिक्षण के लिए तैयारी करें। लॉन्ग हाओचेन धीरे धीरे उठे, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए शांति की स्थिति में लौट आए। कैप्टन, थोड़ा इंतजार करें। पवित्र शूरवीरों के प्रभु नेता ने मुझसे कहा कि वह चाहते हैं कि मैं आज तुम्हारी तलाश करूं। हान यू ने लॉन्ग हाओचेन से कहा, अरे क्या ग्रैंडमास्टर मुझे ढूंढ रहा है? क्या आप जानते हैं कि यह किस बारे में है? हान यू धीरे से मुस्कुराया, यह एक अच्छी बात होनी चाहिए। क्या हमने पुजारी के मंदिर और गठबंधन के लिए 5 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल जीतने में योगदान नहीं दिया? दादाजी हमें उस कार्य के लिए पुरस्कृत कर सकते हैं। आखिरकार वे हमारा सामान मुफ्त में नहीं लेंगे। एक योगदान बिंदु पुरस्कार। इतना कहकर लिन शिन तुरंत सोफे से उठ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी आंखों की पुतलियां कुछ सोने के सिक्कों का आकार ले रही थीं। हान यू ने असंतुष्ट होकर उत्तर दिया, तुम कितने लालची हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप डेविल ड्रैगन क्रिस्टल्स की कीमत जानते हो? लिन शिन ने अपने हाथ आपस में रगड़े खुशी से हंसते हुए कहा, भले ही मुझे नहीं पता, मैं लगभग अनुमान लगा सकता हूँ। ये 9वें चरण के जादुई जानवर क्रिस्टल हैं और ये शैतान ड्रैगन जाति के हैं। एक जादुई क्रिस्टल को 1 लाख योगदान बिंदुओं के लिए विनिमय योग्य होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अब हम पौराणिक स्तर के उपकरणों से ज्यादा दूर नहीं हैं। लगभग 1 लाख, यह इतना ऊंचा नहीं हो सकता। वास्तव में इस बार लॉन्ग हाओचेन को भी अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। लिन शिन ने अपनी छाती सीधी कर ली, वह ऐसा कैसे नहीं कर सकती थी। ये 9वें चरण के जादुई क्रिस्टल हैं। बॉस, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो बेचने के लिए एक को बाहर निकालें। ये चीज दुर्लभतम दुर्लभताओं में भी दुर्लभ है। 1 लाख योगदान अंक अभी भी मेरे लिए एक कम अनुमान है। सिमा जियान हंसी, तो क्या 5 क्रिस्टलों के हमारे योगदान को 5 लाख योगदान अंकों से पुरस्कृत नहीं किया जाएगा? इतनी अच्छी खबर। लॉन्ग हाओचेन शांत रहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने इंतजार नहीं किया। हालांकि एलायंस को यह नहीं पता है कि मैं उन्हें इल्यूसरी पैराडाइज में लाया हूं, करियर और मैंने अंदर एक आध्यात्मिक भट्टी का सम्मेलन हासिल किया है और मैं कह सकता हूं कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है। नतीजतन वे हमें उतने योगदान अंक नहीं दे सकते। हालांकि लिन शिन हमें 9वें चरण के जादुई क्रिस्टल के रूप में उनकी कीमत के बारे में याद दिलाने में सही है। तो चलिए इसे इस तरह से करते हैं। युवान, सिमा जियान और आप लेन-देन केंद्र में जाएंगे और 2 चीजें करने का प्रयास करेंगे। एक तो युवान को उसकी दिव्य आत्मा शील्ड के लिए उपयुक्त अंतरिक्ष तत्व रत्न खरीदने में मदद करना होगा। यदि कुछ और उपलब्ध है तो हम जादुई क्रिस्टल या योगदान बिंदुओं को खरीदने के लिए सौदेबाजी के रूप में उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं।
फिर दूसरा काम एक रत्न ग्रैंड मास्टर को ढूंढना होगा और उससे पूछना होगा कि क्या वह सिमा जियान की एनर्जी बॉल के बीच में मौजूद रत्न को डेविल ड्रैगन क्रिस्टल से बदल सकता है। उसे यह कहते हुए सुनकर वांग युवान और सिमा जियान को लगा कि उनक होते हुए भी उनकी आंखों में चमक आ गई है। ये सिमा जियान के लिए विशेष रूप से सच था। उनके ऊर्जावान प्रकाश के गोले में जड़े जादुई क्रिस्टल को निश्चित रूप से बदला जा सकता है। हालांकि वांग युवान भी आशान्वित थी, वह जानती थी कि अंतरिक्ष रत्न मिलना दुर्लभ है। लेकिन चूंकि लेन देन केंद्र में कई उत्कृष्ट चीजें मिल सकती हैं, शायद उन्हें वास्तव में वह मिल जाएगा जिसकी उन्हें तलाश थी। चेन यंग र ने बड़े उत्साह से पुकारा, मैं भी आ रहा हूं। जाना। हान यू ने फिर एक तरफ कहा, कप्तान, उप कप्तान और मैं दादाजी से मिलने जाने के लिए उनका अनुसरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए अलग से कार्य करते हैं। वे सभी साथ निकल पड़े। लॉन्ग हाओ चेन का 3 लोगों का समूह एलायंस ऑफिस पैलेस गया, जबकि बाकी लोग तुरंत डेमन हंट स्क्वाड ट्रांजैक्शन सेंटर की ओर चले गए। 1 घंटे बाद लिन शिन, चेन यंगर, सिमा जियान और वांग युवान वे सोफे पर इंतजार कर रहे थे। और इसके अलावा वे तीनों खुश नहीं दिख रहे थे। पूरे कमरे का माहौल काफी गंभीर लग रहा था। लिन शिन के 4 लोगों के समूह को आते देखकर लॉन्ग हाओ चेन ने अपना सिर उठाया और भारी स्वर में पूछा, ये कैसा था? सिमा जियान ने कड़वी मुस्कान प्रकट की, मेरी स्थिति काफी नाटकीय है। मिशन टॉवर के जौहरी ने कहा कि अगर मैं अपनी एनर्जी बॉल ऑफ लाइट के केंद्र को डेविल ड्रैगन क्रिस्टल से बदलना चाहता हूं, तो ये कम से कम इसे एक पौराणिक हथियार के स्तर तक बढ़ा देगा। हालांकि केवल जादुई क्रिस्टल जोड़ने से काम नहीं चलेगा और अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा संचालन वाली धातुओं के साथ साथ अन्य सामग्रियों की भी आवश्यकता होगी। जौहरी द्वारा वसूले जाने वाले पैसे की गिनती न करते हुए हमें पहले से ही 1 लाख से अधिक योगदान बिंदुओं की आवश्यकता है। ये संख्या ही भयावह थी और केवल प्रसिद्ध गियर का एक उत्कृष्ट टुकड़ा खरीदने पर आमतौर पर 1 लाख योगदान अंक या 2 लाख का खर्च आएगा। लॉन्ग हाओ चेन ने वांग युवान की ओर देखा और उससे पूछा, आपके बारे में क्या? वांग युवान ने अपना सिर हिलाया, ट्रांजैक्शन सेंटर में मिडो के समान प्रकार के कोई स्पेस क्रिस्टल नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर एक ग्रैंड अलायंस नीलामी घर में आया। हालांकि कीमत निश्चित रूप से आसमान जितनी ऊंची हो जाएगी, टनों सोने के सिक्कों की कीमत। हमारे पास उस प्रकार की मुद्रा कैसे हो सकती है? चेन यंग र ने खुद से बुदबुदाया, हम वास्तव में बड़े आवेगों के साथ गए थे, लेकिन निराश होकर लौट आए। हमें मूल रूप से कुछ आत्मविश्वास था, लेकिन वास्तव में ऐसा लगता है जैसे हम पर्याप्त होने से आगे निकल गए हैं। कप्तान, हमें मिशन जारी रखना चाहिए। जैसे जैसे हम मजबूत होते रहेंगे, हमारे उपकरणों के लिए आवश्यक योगदान बिंदु भी बहुत बढ़ेंगे। लॉन्ग हाओ चेन ने अपनी राय व्यक्त नहीं की। लिन शिन की दिशा में अपनी निगाहें घुमाई। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बाएं हाथ पर योगदान बिंदु टोकन प्रदर्शित किया। लिन शिन उसके बगल में पहुंची और अपना योगदान बिंदु टोकन प्रकट किया। सुनहरी रोशनी की हल्की चमक के साथ उन दोनों के बीच योगदान बिंदु लेनदेन पूरा हो गया। लिन शिन के चेहरे पर जो भाव शुरू से ही उदास दिख रहे थे, वे जल्द ही कठोर हो गए। जैसे ही वह कुछ बुदबुदाने लगी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये है 1 2 3 4 5। वांग युवान ने संदेहपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की, आप क्या कर रहे हैं भाई? ड्रग्स है। मुझे यह न बताएं कि आपको कैप्टन द्वारा आपको हस्तांतरित प्रत्येक योगदान बिंदु को एक एक करके गिनने की आवश्यकता है। मुझे परेशान मत करो, मैं 0 गिन रहा हूं। लिन शिन ने अपने अगले शब्दों से सभी को चौंका दिया। शून्यों को गिनने की आवश्यकता पड़ी, वह किस प्रकार की खगोलीय संख्या थी? 1 1 और 6 0, इतना। योगदान बिंदुओं के प्रसारण के बाद लिन शिन ने अपना सिर उठाया और अपने साथियों को घूर कर देखा, क्योंकि उसने यह मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा था। सिमा जियान ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, लगभग 1 लाख। पेह, आपने गिनती करना कहां से सीखा? क्या आप पुजारी के मंदिर के साथ थे? क्या वह 10 लाख है? चेन यंग र ने तिरस्कार से भरी घोषणा की। 10 लाख। जब यह नंबर उसके मुंह से निकला तो लिन शिन, सिमा जियान और वांग युवान तुरंत भयभीत हो गए। पूरे कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। सिमा जियान की आवाज बंद हो गई, बॉस, मुझे मत बताओ कि आपने डेमन स्लेयर ट्रांजैक्शन सेंटर को लूट लिया। ये लाखों योगदान अंक हैं भगवान। निस्संदेह ये संख्या सरल है ही अपने समूह के लिए खगोल। यह था। लॉन्ग हाओ चेन ने कड़वी मुस्कान प्रकट की, उन्हें चुराओ। सबसे पहले उसके पास इसके लिए आवश्यक ताकत होनी चाहिए। लिन शिन के चेहरे पर अभी भी अविश्वास था और उसने पूछा, बॉस, क्या आप कह रहे हैं कि यह मिलियन योगदान अंक वास्तव में हमारे हैं?
और हमारे लिए लॉर्ड होली नाइट का इनाम क्या होगा? लॉन्ग हाओचेन ने धूर्त मुस्कान दिखाते हुए चुपचाप सिर हिलाया। उसके अलावा हान यू और कईर सहमति में मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये स्पष्ट था कि ठीक पहले का माहौल जानबूझकर झूठा था, या यूं कहें कि वे इस मिलियन योगदान अंक प्राप्त करने के उत्कृष्ट आश्चर्य को पचा रहे थे। नहीं, ये बहुत पागलपन होगा। वाह! लिन शिन की तेज चीख तुरंत पूरे विला में गूंज उठी, जो सबसे पहले खुश होने वाली थी। उसके तुरंत बाद वांग युवान और चेन यंग र ने वेंचेस की चीखें निकाली। सिमा जियान ने मुस्कुराते हुए लिन शिन का हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ में योगदान बिंदुओं वाले टोकन को घूर रही थी। 10 लाख, यह 1 लाख योगदान अंक है। अरे बाप रे, इतने सारे कैसे हो सकते हैं? बॉस, बताओ कैसे? ये बहुत अकल्पनीय है। लिन शिन ने सिमा जियान को बिना सोचे समझे लात मार दी। एक कदम आगे बढ़ाने से पहले उत्साह और जिज्ञासा से भरे हुए लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंचकर उसने पूछा। अध्याय 354 1 मिलियन अंशदान अंक भाग 3। हान यू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, डेविल ड्रैगन दानव भगवान सम्राट के समान ही जाती हैं। बहुत पहले से डेविल ड्रैगन हमेशा अपने जादुई क्रिस्टल को बहुत महत्व देते रहे हैं। यहाँ तक कि जब गठबंधन द्वारा कुछ प्राप्त किया जाएगा तो वे निश्चित रूप से अपने जादुई क्रिस्टल को वापस पाने के लिए युद्ध भड़काएंगे। नतीजतन डेविल ड्रैगन से जादुई क्रिस्टल अर्जित करना केवल सम्राट ग्रेट खोजों से जुड़ा है। उनमें से प्रत्येक के लिए इनाम 300,000 योगदान अंक तक पहुंचता है। इस बार हमें एक बार में 10 क्रिस्टल मिले और यह पूरी तरह से हमारे अच्छे भाग्य और कैप्टन के सुधार के कारण है। इस पर चर्चा करने के बाद उच्च अधिकारियों ने हमें 5 क्रिस्टलों के लिए 10 लाख योगदान अंक देने का निर्णय लिया। और हमारे पास अभी भी 5 और हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुल मिलाकर लगभग 2.5 मिलियन योगदान अंक हैं। 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, वह 2.5 करोड़ है। लिन शिन खुशी से हंसे और उनकी टिप्पणियां एक बार फिर पूरे विला में गूंज उठीं। यहां तक कि कईर भी मदद नहीं कर सका, लेकिन खुशी में लॉन्ग हाओचेन का हाथ पकड़ लिया। बावजूद इसके कि ब्रह्मपूर्ण स्वर्ग में जो कुछ भी घटित हुआ, उसकी गहरी यादें उनके पास अभी भी थीं। योगदान बिंदु सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि वास्तव में कुछ अधिक उपयोगी थे। तथ्य यह है कि उन्हें इतने सारे योगदान अंक प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब है कि उनकी ताकत में भारी वृद्धि होगी। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिमा, अपने हथियार को अपग्रेड करते समय आपको पैसे की तलाश करने की जरूरत नहीं है। मेरे अनुमान से इस अद्यतन से गुजरने के बाद आपकी ऊर्जा बॉल ऑफ लाइट शक्ति में प्रसिद्ध उपकरणों से आगे निकल जाएगी। सौभाग्य से हमारे पास उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है, इसलिए हम बाद में उस महान आभूषण मास्टर की खोज के लिए लिन शिन को आपके साथ आने के लिए कह सकते हैं, अब जब हम इसे वहन कर सकते हैं। युवान, उस अंतरिक्ष क्रिस्टल के बारे में पूछताछ करने के लिए एलायंस ग्रैंड नीलामी घर पर जाएं और नीलामी कब होगी? चाहे कोई भी कीमत हो, हम इसे आपके लिए खरीदेंगे। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो होली सिटी नीलामी घर में चीजें 10 से 1 की कीमत पर अंशदान अंक के साथ सीधे खरीदी जा सकती हैं। यानी हमें 1 लाख से 2 लाख योगदान बिंदुओं के बीच की लागत पर एक स्पेस क्रिस्टल मिलना चाहिए। यदि अधिक अंतरिक्ष क्रिस्टल होंगे तो हम उनमें से अधिक खरीदेंगे। लिन शिन ने हंसते हुए टिप्पणी की, बॉस, आप कितने अमीर और घमंडी हैं। तो बाकी योगदान बिंदुओं के बारे में क्या? लॉन्ग हाओचेन ने कुछ देर विचार करने के बाद उत्तर दिया, आइए अस्थायी रूप से शेष योगदान बिंदुओं के साथ रहें। यदि कोई अच्छी वस्तु नीलामी में आती है तो हम उसे इस प्रकार आसानी से खरीद सकते हैं। अब आपकी गोली सामग्री को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए यदि आपको किसी चीज की जरूरत है तो इसे स्वयं खरीदने की पहल करें, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ें। आखिरकार हमारे लिए इस समय किंग ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड बनने के मानक तक पहुंचना असंभव है। कमांडर ग्रेड में पदोन्नत होने के बाद हमें डेमन हंट स्क्वाड ट्रांजैक्शन सेंटर की तीसरी मंजिल पर नजर डालने की जरूरत है और सभी के लिए पौराणिक उपकरणों का एक टुकड़ा प्राप्त करने के लिए हमारे पास पहले से मौजूद योगदान बिंदुओं का उपयोग करना होगा। इस तरह हमारे अगले मिशन के दौरान हमारे पास सफलता की बेहतर संभावना होगी। कैप्टन अमर रहें, ये चीख 3 बार गूंजी। यहां तक कि डेमन हंट स्क्वाड के लिए भी कमांडर ग्रेड की एक टीम जिसमें सभी सदस्य पौराणिक उपकरणों से लैस हो, कल्पना करना कठिन था। सच में लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से समझा कि इस बार ये सब गठबंधन की सहायता के कारण था कि वे इतने सारे योगदान अंक प्राप्त करने में सफल रहे। यद्यपि 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल उनके द्वारा प्राप्त किए गए थे, यदि ये तथ्य नहीं होता कि इतने सारे एलायंस पावरहाउस मौजूद थे तो वह संभवतः इसे कैसे पूरा कर सकते थे। नतीजतन इनमें से 5 क्रिस्टल सौंपना उसके लिए स्वाभाविक था।
हालांकि उन्हें एलायंस से किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सामान्य काउंटर वैल्यू की तुलना में 500,000 कम योगदान अंक प्राप्त हुए। वे 1,00,000 अंक थे। भले ही यह अब सभी को पौराणिक गियर का एक टुकड़ा दिलाने के लिए पर्याप्त हो, लेकिन यह निश्चित रूप से केवल एक छोटे अंतर से होगा। इस मिलियन योगदान अंकों ने उन्हें लगभग 1 वर्ष तक गांव में रहने और बिना किसी खोज के कठिन प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को यह नहीं पता था कि एलायंस ने उन्हें वर्तमान परिदृश्य में मिशनों को सबसे बड़ी सीमा तक रोकने के लिए इतने सारे योगदान अंक दिए हैं। प्रकाश के वंशज और संसार की पवित्र बेटी का अस्तित्व वास्तव में एक बहुत ही संवेदनशील मामला था, विशेष रूप से दक्षिण माउंटेन सिटी की यात्रा के बाद घातक खतरे की लगातार स्थितियों ने हान कियान को भी अपने जीवन के लिए डरने पर मजबूर कर दिया। इस घटना में कि लॉन्ग हाओचेन या करियर की परिपक्वता तक पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई, गठबंधन को एक घातक झटका लगेगा। नतीजतन उन्हें इतने सारे योगदान अंक देने से वे स्वाभाविक रूप से नए मिशनों के लिए नहीं दौड़ेंगे, और योगदान अंक मिलने से उसकी ताकत भी एक कदम और बढ़ जाएगी। ये वे संसाधन थे जिन्हें गठबंधन अपनी खेती के लिए निवेश करने को तैयार था। अन्य यहाँ तक कि दानव शिकार दस्ते को भी इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन इस मामले में 21वें दानव शिकार दस्ते के अन्य 5 को लॉन्ग हाओचेन और कयर के करीबी होने से लाभ मिला। हर कोई जल्दी से व्यस्त हो गया और अगले महीने में उनका समय टॉवर ऑफ इटर्निटी में जाने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित करने के बीच विभाजित हो गया। सिमा जियान की एनर्जी बॉल ऑफ लाइट को पहले से ही जाली बनाने के लिए भेजा गया था, और वांग युवान उस नीलामी की जानकारी लेने गए थे जिसमें अंतरिक्ष क्रिस्टल था, जो शुरू होने वाला था। इस महीने के दौरान लॉन्ग हाओचेन और कयर ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करते हुए मुख्य रूप से अपने नए आध्यात्मिक स्टोव के साथ साथ अपने समय को भी समायोजित किया। लॉन्ग हाओचेन के अलावा अन्य लोगों ने चौथे और 5वें परीक्षणों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को 5,000 इकाइयों तक प्रशिक्षित किया। परिणामस्वरूप 21वें जनरल ग्रेड दानव हंट दस्ते में हर कोई 5,000 इकाइयों की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा तक पहुंच गया। कप्तान, अंतरिक्ष क्रिस्टल कल नीलामी के लिए जा रहा है। क्या मुझे सिर्फ युवान का अनुसरण करना चाहिए या सभी को एक साथ जाना चाहिए? लिन शिन पूछने के लिए लॉन्ग हाओचेन और कयर के कमरे में गए। लॉन्ग हाओचेन ने मामले पर कुछ सोचा, जवाब देने से पहले चलो साथ चलते हैं। यदि हम स्वयं को जरूरतमंद पाते हैं तो हम तुरंत इसे प्राप्त करने का प्रस्ताव देंगे। हमें पिछली नीलामी में गए काफी समय हो गया है। प्रशिक्षण के इस थका देने वाले महीने के बाद आराम करने का यह एक अच्छा समय होगा। अच्छा, एलायंस ग्रैंड ऑक्शन हाउस निस्संदेह पूरे एलायंस में सबसे बड़े में से एक था। यदि डेमन हंट स्क्वाड ट्रांजैक्शन सेंटर को पूरे गठबंधन में सबसे बड़ी मात्रा में खजाने वाला स्थान कहा जा सकता है, तो एलायंस ग्रैंड ऑक्शन हाउस को खजाने में दूसरा सबसे अमीर स्थान कहा जा सकता है, बोनस के साथ जिसे खरीदने का अधिकार हर किसी को था। कभी कभी कुछ वस्तुएं जो डेमन हंट स्क्वाड ट्रांजैक्शन सेंटर में प्रदर्शित नहीं की गई थीं, उन्हें यहां पाया जा सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रेट अलायंस नीलामी घर में किसी भी स्तर का कोई प्रतिबंध नहीं था। ये दानव हंट स्क्वाड लेनदेन केंद्र में नहीं किया जा सकता है, जहां एक दानव हंट दस्ते को बेहतर आइटम खरीदने में सक्षम होने से पहले दानव हंट दस्ते के संबंधित ग्रेड तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। आखिरकार डेमन हंट स्क्वाड ट्रांजैक्शन सेंटर में सभी सामान बहुत कम कीमत पर बेचे गए थे। एक सरल उदाहरण वे उत्कृष्ट डेविल ड्रैगन क्रिस्टल होंगे जिन्हें लॉन्ग हाओचेन के समूह ने प्राप्त किया था। डेमन हंट स्क्वाड ट्रांजैक्शन सेंटर में खोज को पूरा करने पर 300,000 योगदान अंकों के साथ पुरस्कृत किया जाएगा, और कोई भी उन्हें 350,000 योगदान पॉइंट के लिए डेमन हंट स्क्वाड ट्रांजैक्शन सेंटर में खरीद सकता है। हालांकि एक बार जब ये ग्रेट एलायंस नीलामी घर में पहुंच गया तो कीमतें आसानी से प्रति आइटम 5 मिलियन से अधिक सोने के सिक्कों से शुरू हो सकती थीं और संभवतः 10 मिलियन से अधिक सोने के सिक्कों पर समाप्त हो सकती थीं। नतीजतन आमतौर पर बोलते हुए कम से कम एक वस्तु दानव हंट स्क्वाड लेनदेन केंद्र में मौजूद नहीं थी और केवल नीलामी घर में ही मिल सकती थी। दानव शिकारी शायद ही कभी वस्तुओं को खरीदने के लिए वहां जाते थे। नीलामी घर में बार बार आने वाले आगंतुक के रूप में लिन शिन ने अपनी सीटें तैयार की। कब लॉन्ग हाओचेन का समूह ग्रैंड अलायंस नीलामी घर पहुंचा, सूरज ढलने लगा था, लेकिन नीलामी घर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लिन शिन ने नीलामी घर में सभी का नेतृत्व किया, जैसा कि उसने लॉन्ग हाओचेन को समझाया। आज बड़ी मासिक नीलामी का दिन है। इस अवधि के दौरान हमेशा अच्छी वस्तुएं प्रदर्शित होती हैं। मैं ब्रोशर देखने गया और मैंने वास्तव में कुछ चीजें देखी जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती थीं। बॉस, मेरा एक सुझाव है।
मेरे बारे में बताना उसे, लॉन्ग हाओचेन ने जवाब दिया। लिन शिन का जवाब था, हमारे पास अभी भी 4 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल हैं। यदि हम लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं तो हमें यहाँ चीजें खरीदने के लिए योगदान बिंदुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये हमारे लिए लाभहीन होगा। इनमें से किसी एक क्रिस्टल को बेचने के लिए आज के आयोजन का लाभ उठाने के बारे में क्या ख्याल है? आखिरकार हमें वे लेनदेन केंद्र से नहीं मिले और इसलिए हम दानव शिकार दस्ते के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जादुई क्रिस्टल बेचने से प्राप्त सोने के सिक्कों से हम आज आसानी से अपनी खरीदारी का वित्तपोषण कर सकेंगे। लॉन्ग हाओचेन को गहरा आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि डेमन हंट स्क्वाड को दिए गए नियमों के अनुसार डेमन हंट स्क्वाड ट्रांजैक्शन सेंटर से प्राप्त कोई भी उपकरण या गोलियां केवल डेमन हंटर मिशन टॉवर को ही बेची जाएंगी। लिन शिन का सुझाव वास्तव में अच्छा था। उनके शैतान ड्रैगन क्रिस्टल आखिरकार राक्षसों से आए थे और वे ऐसी चीज नहीं थे जिन्हें वे खरीद सकते थे। यदि वे वास्तव में इसे उच्च कीमत पर बेचते हैं तो वे पर्याप्त अच्छी चीजें खरीदने में सक्षम होंगे और इससे आगे बढ़ने के बाद पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पौराणिक उपकरण का एक टुकड़ा खरीदने में मदद मिल सकती है। अपनी प्रगति को रोकते हुए लॉन्ग हाओचेन ने अंततः दूसरों की राय पूछने के बाद लिन शिन के सुझाव पर सहमति व्यक्त की। चूंकि यह महीने का भव्य अवसर था, इसलिए नीलामी ग्रैंड अलायंस नीलामी घर के सबसे बड़े हॉल में हुई। इस दिन होने वाली नीलामी में भाग लेने के लिए कम से कम ग्रेट अलायंस नीलामी घर के साथ लेनदेन का एक प्रभावशाली रिकॉर्ड आवश्यक था। हालांकि फिर भी लॉन्ग हाओचेन के समूह के नीलामी घर में प्रवेश करने के बाद वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। कुछ अंधेरे कमरे में कम से कम 700 या 800 लोग थे और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इस नीलामी के लिए कई लोगों ने अपना चेहरा छुपाने के उद्देश्य से विशेष रूप से मास्क पहना था। आखिरकार नीलामी प्रक्रिया के दौरान कानून के विरुद्ध अपराध घटित होने की बहुत संभावना थी। लिन शिन अपने समूह का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन इस स्थान पर उसका अपना बूथ नहीं था। लॉन्ग हाओचेन का 6 लोगों का समूह तीसरी पंक्ति में बैठा था और उन्होंने सावधानी के तौर पर अपने अपने मुखौटे पहने हुए थे। लिन शिन ने बोली लगाने वाली वस्तु के रूप में प्रवेश करने के लिए लॉन्ग हाओचेन के डेविल ड्रैगन क्रिस्टल्स में से एक लिया। सामान्यतया नीलामी शुरू होने से ठीक पहले वस्तुओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन इस बार यह एक शैतान ड्रैगन के जादुई क्रिस्टल के बारे में था। इस कारण से वे समय न होने पर भी लेख को स्वीकार करने के लिए कहेंगे, और वह ग्रैंड एलायंस नीलामी घर और लिन शिन के बीच पहले से मौजूद बहुत अच्छे रिश्ते के बारे में बात किए बिना था। कयियर ने लॉन्ग हाओचेन के कंधे पर थोड़ा सा झुकाव किया और धीरे से उसे बंद कर दिया कि आंखें। लॉन्ग हाओचेन ने फिर धीमी आवाज में पूछा, क्या आप कुछ चाहते हैं? अध्याय 355 वीआईपी नीलामी भाग 1। कयियर ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मेरे पास मेरा संसार डैगर है, इसलिए अन्य उपकरण मेरे लिए बेकार हैं। जब तक ये कुछ उपयुक्त न हो, मुझे इसकी कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। दूसरों को प्राथमिकता दें। तुम्हें अपने लिए एक हथियार भी खरीदना होगा। हालांकि इसका यही होना जरूरी नहीं है, इसके बजाय हम बाद में तीसरी मंजिल की खोज कर सकते हैं। सच में लॉन्ग हाओचेन को अभी भी तत्काल एक नए हथियार की जरूरत थी। ये सोचकर वह उदास हो गया। जब से वह दानव शिकारी बना, उसने बहुत सारे हथियार नष्ट कर दिए थे। इस बार यह शाइनिंग डिसिप्लिन तलवार थी जो उस गौरवशाली स्तर तक पहुंच गई थी जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, और उसकी ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइफ भी बाओ के खिलाफ भीषण लड़ाई के दौरान टुकड़े टुकड़े हो गई थी। हालांकि उसका पालन पोषण अभी भी येटिंग द्वारा किया जा रहा था, वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध थी। परिणामस्वरूप दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण लॉन्ग हाओचेन के पास वर्तमान में उपयोग के लिए कोई हथियार उपलब्ध नहीं था। अब जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 5000 इकाइयों तक पहुंच गई, तो उसका अगला लक्ष्य उस लाल कंकाल को हराना होगा। लेकिन लॉन्ग हाओचेन बिना हथियार के कैसे लड़ सकता था? नतीजतन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता एक भारी तलवार हासिल करना थी। लेकिन निस्संदेह ये केवल न्यूनतम आवश्यकता होगी, क्योंकि आखिरकार वह बदला लेने वाला शूरवीर भी था। ठीक उसी समय नीलामी हॉल में रोशनी कम कर दी गई, जब तक कि पूरा कमरा अंधेरे में न नहा गया। नीलामी हॉल से पिछला शोर तुरंत शांत हो गया। वे सभी कर्मी जो इतने वजन वाली नीलामी में भाग ले सकते थे, उच्च स्तर के थे और स्वाभाविक रूप से यहाँ के नियमों से परिचित थे। शीत ध्वनि के साथ प्रकाश का एक स्तंभ मंच पर फेंका गया और एक लाल रंग की पोशाक वाली लड़की अचानक वहां प्रकट हुई। यदि इस लड़की की शक्ल सूरत का वर्णन किया जाए तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि उसमें कयियर जैसी सुंदरता तो नहीं थी, लेकिन एक परिपक्व महिला का आकर्षण जरूर था। उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर लोगों को सहज ही ताजगी का एहसास हो जाएगा। लेकिन इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि जब कोई उसकी ओर देखता है
तो वास्तव में उस व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह सीधे उसे ही देख रही है। प्रिय सम्मानित अतिथियों, शुभ संध्या और इस महीने की वीआईपी नीलामी में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी खास मेहमानों के लिए कुछ बेहतरीन चीजें तैयार करेंगे। मुझे आशा है कि आज हर किसी को कुछ अच्छा मिलेगा। आकर्षण से भरी एक सुखद आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी और इसने लॉन्ग हाओचिन के दिल को छू लिया। पीछे से कोई पहले से ही सुन सकता था कि कुछ मेहमानों की सांसें तेज हो रही थीं। इस लड़की के पास मन की एक दुर्लभ और विशेष शक्ति होनी चाहिए। आपको मानसिक विशेषता में विशेषज्ञ होना चाहिए, लॉन्ग हाओचेन ने पास के करियर से धीमी आवाज में कहा। दूसरी ओर सिमा जियान ने हंसते हुए जवाब दिया, मानसिक शक्ति विशेषज्ञ उपयोगकर्ता दुर्लभ हैं और जो लोग इतने सुंदर हैं उन्हें देखना मुश्किल है। ग्रैंड एलायंस नीलामी घर बहुत प्रयास और ऊर्जा का परिणाम है। हान यू ने एक सुखद मुस्कान प्रकट करते हुए अपना हाथ लहराया। क्या तुम्हें बहकाया गया है? उसका पीछा करने की कोशिश कैसी रहेगी? सिमा जियान ने उत्साहपूर्वक अपना सिर हिलाया। वह उस प्रकार की लड़की नहीं है जिसे मैं पसंद करता हूं। इस बार लॉन्ग हाओचिन कुछ जिज्ञासा के साथ पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। सिमा, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? फिर पसंद है? सिमा जियान ने उसे शर्मिंदा होकर देखा। मुझे लंबे बाल वाले लोग पसंद हैं जो शुद्ध हैं, फूल की तरह शुद्ध दिखते हैं। उनका जवाब सुनकर सभी लोग हंस पड़े। चेन यंग रा ने उस पर जरा भी नजर नहीं डाली और मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में टिप्पणी की, मुझे खेद है कि आप ब्रदर हेज ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोचता था कि तुम हृष्ट-पुष्ट हो, परंतु मैं नहीं जानता था कि तुम्हें भी इस प्रकार की रुचि है। बिना मतलब के, इस आदमी को पुरुष पसंद नहीं है। आवेग के कारण उसकी आवाज तेज हो गई, जिससे तुरंत आसपास का ध्यान आकर्षित हुआ। लेकिन सौभाग्य से नीलामी हॉल में अंधेरा था, परिणामस्वरूप आसपास के लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया कि शोर कहां से आ रहा था। मंच पर खूबसूरत महिला ने ऐसे अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अपना परिचय जारी रखते हुए कहा, यदि आप अक्सर हमारी वीआईपी नीलामी में भाग लेते हैं तो आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन मैं अपना परिचय दूंगी ताकि नए लोगों को मुझसे परिचित होने का मौका मिल सके। मेरा नाम ये वेयांग है और मैं ग्रेट एलायंस नीलामी घर का प्रमुख नीलामी करता हूँ। वही आज की नीलामी के प्रभारी होंगे। अपने विशिष्ट अतिथियों से किसी और चीज की अपेक्षा रखने से बचने के लिए आइए पहले लेख से शुरुआत करें। इतना कहते ही वह मंच के किनारे पीछे हट गई, जहां दो लड़कियां आ रही थीं। ठीक उसी समय सफेद वस्त्र पहने एक स्टाफ सदस्य दूसरी दिशा से ये वेयांग के साथ शामिल हुआ और उसके कानों में कुछ शब्द फुसफुसाए। ये वेयांग ने चौंका देने वाला रूप दिखाया, लेकिन जल्दी ही अपने सामान्य स्वरूप में लौट आई और उसे एक साधारण सा सिर हिला दिया। पहला आइटम पहले से ही मंच पर था और ये वेयांग ने पश्चाताप की दृष्टि से गाड़ी को धक्का दिया। दीप ने सभी से माफी मांगी। मेरे पास हमारे मेहमानों को बताने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समाचार है। ऐसा लगता है कि कोई त्रुटि हुई है और यह वस्तु आज की नीलामी में पहली नहीं बल्कि दूसरी वस्तु है। शेष धाराएं अध्यादेश के अनुसार प्रस्तुत की जाएंगी। इस बीच जोर जोर से शोर शराबा होने लगा, लेकिन चूंकि यहाँ के लोग काफी रुतबे वाले थे, स्वाभाविक रूप से अच्छी पृष्ठभूमि के थे और कम से कम किसी ने चिल्लाकर गाली नहीं दी। ये वेयांग के चेहरे पर पश्चाताप की अभिव्यक्ति तुरंत मुस्कुराहट में बदल गई। जबकि मुझे खेद है, मुझे ये भी घोषणा करनी है कि सभी सम्मानित मेहमानों को कुछ अच्छी खबरों के बारे में खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि जिस आइटम को हमने पहले स्थान पर बदलने के लिए चुना था वह संभवतः सबसे अधिक है वांछित वस्तु जिस पर आज की नीलामी में सबसे अधिक बोली लगी है। और यह काफी दुर्लभ प्रकार का खजाना है जो मुझे भी लुभा रहा है। यदि कोई ग्राहक मेरे लिए इसे खरीदने की पेशकश करेगा तो शायद मैं बदले में उन्हें अपना दिल दे दूंगा। इतनी सुंदर होने और आकर्षक मानसिक क्षमताओं के साथ प्राकृतिक आकर्षण होने के कारण उपस्थित 80% पुरुषों को बुलाना एक उचित सौदा था। जब से उन्होंने ये सुना, वास्तव में ऐसे लोग थे जो मदद नहीं कर सकते थे लेकिन चिल्ला रहे थे कि वे उसके लिए बोली लगाएंगे और बोली लगाएंगे। बेशक ये सिर्फ शब्द थे। बार बार आने वाले कुछ सम्माननीय अतिथियों को ये वेयांग की स्थिति के बारे में पता था। उसकी कम उम्र की परवाह किए बिना अलायंस ग्रैंड ऑक्शन हाउस में उसकी स्थिति असाधारण थी और केवल तथ्य यह है कि वो संभवतः केवल उसी को अपना दिल देने के लिए रोई थी जो उसे उसके लिए इन वस्तुओं को खरीदने की इच्छा होना पहली वस्तु के खगोलीय मूल्य का एक सरल प्रमाण था। बैठते हुए लॉन्ग हाओचिन ने प्रशंसा में कहा, वास्तव में ग्रैंड एलायंस नीलामी घर के मुख्य नीलामीकर्ता के योग्य। इन कुछ शब्दों ने बहुत रुचि पैदा कर दी, जिससे किसी की भी कल्पना घूमने लगी कि पहला लेख क्या होगा।
ये वेयांग ने शालीनता से इशारा करते हुए गाड़ी को धक्का दे रही महिला को आने का इशारा किया। मुझे लगता है कि हर कोई यह जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि किस तरह की वस्तु पहली संपत्ति को बदल देगी। इसके बारे में बात करते करते मुझे भी बहुत उत्सुकता महसूस होती है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि मैंने इस खजाने के बारे में सुना है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ हर किसी को, चाहे वे लड़ाके हों या अमीर व्यापारी, उनमें बेहद दिलचस्पी होनी चाहिए। एक और रोशनी अचानक चमकी, इस बार हल्का सुनहरा रंग बिखेर रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में इस नीलामी में प्रत्येक नियमित ग्राहक को पता था। ये व्यवहार सबसे बड़ी नीलामी के लिए आरक्षित था। ये वेयांग के शब्दों और ग्लैमर के संयोजन ने साबित कर दिया कि यह पहली वस्तु न केवल रहस्यमय थी, बल्कि बेहद मूल्यवान भी थी। मंच पर लाई गई सुनहरी गाड़ी पर सभी प्रकार के जेमा दिखाई दिए। इस गाड़ी को धकेलने वाली एकमात्र व्यक्ति पहले वाली वे दो औपचारिक लड़कियां नहीं थीं, बल्कि पारदर्शी सफेद पोशाक पहने एक काले बालों वाली लड़की थी, जो परी की तरह सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह बेहद पवित्र दिख रही थी। इसके विपरीत जिस गाड़ी को वह धकेल रही थी वह अपने सुंदर पैटर्न के कारण बेहद मोटी लग रही थी, जिसने तुरंत सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उपस्थिति के मामले में ये वेयांग निस्संदेह इस सफेद कपड़े वाली लड़की से थोड़ी कमतर थी, लेकिन उसके चरित्र और करिश्मा ने इसकी भरपाई कर दी। मंच पर दोनों लड़कियां एक साथ खड़ी गुलाब और लिली की तरह लग रही थीं। उनसे निकलने वाली सुंदरता की अनुभूति मात्र से ही दर्शकों में भावनाएं उमड़ पड़ी। सिमा जियान ने अपनी आंखें चौड़ी की और सफेद कपड़े पहने लड़की की ओर नीरस दृष्टि से देखा। वह स्पष्टतः अत्यंत आश्चर्य की स्थिति में था। न केवल उसकी, बल्कि 21वीं जनरल ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड के अन्य लोगों की निगाहें उस दृश्य को देखकर थम गईं। हॉन यू ने बुदबुदाते हुए कहा, सिमा, क्या ये वही शुद्ध छोटा फूल है जिसके बारे में तुमने अभी बात की थी? वह नहीं हो सकता। वाह वाह, बिल्कुल यही बात है। ये मेरे दिल में आशिक की सूरत है। मैं सपने में हूँ। हान यू, जल्दी करो और मुझे चुटकी काटो। हान यू ने बिना रुके उसके पैर पर हिंसक रूप से चुटकी काट ली, जिससे सिमा जियान को एक दर्दनाक एहसास हुआ, लेकिन सिमा ने अपने चेहरे पर और भी अधिक उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट की। ये सच्चाई है। वास्तव में मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये लड़की मेरी है, मैं अपनी पूरी ताकत से इसका दिल जरूर जीतूंगा। उस समय लिन शिन चुपचाप नीचे जाकर अपनी सीट पर लौट आई। सिमा जियान की उत्साहित उपस्थिति, उसने असमंजस में पूछा, इस बार क्या हुआ सिमा? चेन यंग धीरे से हंसे, सोलो गर्मी में है। उनका लक्ष्य मंच पर वह शुद्ध फूल प्रतीत होता है। लिन शिन भ्रमित लग रही थी। सिमा, क्या तुम सपना देख रही हो? क्या आप जानते हैं वह व्यक्ति कौन है? सिमा जियान ने लिन शिन को भ्रमित दृष्टि से देखा। वह कैसे सपना देख सकती है? मुझे यह मत बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपके भाई को हर किसी से खरीदा जाएगा? लिन शिन ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आपको यह जरूर बता दूं कि वह लड़की ऐसी नहीं है जिसे सिर्फ किसी के रैंक की वजह से आकर्षित किया जा सके। जब तक आप उसे पसंद नहीं कर लेते, 9वें चरण का पावरहाउस बनना भी मददगार नहीं होगा। उस समय लॉन्ग हाओचेन को खांसी हुई। आइए नीलामी खत्म होने के बाद इस पर चर्चा करें। आइए अभी एक नजर डालते हैं। क्या ये लेख हमारा नहीं होना चाहिए? लिन शिन ने शांति से सिर हिलाया। नीलामी के दौरान सबसे आकर्षक वस्तु पहली और आखिरी होगी। पहली पेशकश के समय किसी ने कोई सिक्का खर्च नहीं किया होगा और हर किसी के पास खरीदने की पूरी शक्ति होगी, जबकि बाद वाली आमतौर पर एक अच्छी वस्तु होती है जिसे आरक्षित रखा जाता है। मैंने पहला स्थान क्यों चुना? इसका कारण आज की खरीदारी के लिए हमारा बजट निर्धारित करने के लिए हमारी बिक्री का मूल्य जानना था। ये वेयांग के शीर्ष स्तर के हेरफेर के साथ और फैंग लिंग से मुझे जो मदद मिली, स्वर्ग जितनी ऊंची कीमत नहीं मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। हे। अध्याय 356 वीआईपी नीलामी भाग 2। फैंग लिंगर, ये नाम वाकई बहुत खूबसूरत है। सिमा जियान ने लिन शिन का कंधा पकड़ने से पहले बहुत गंभीरता से कहा, लिन शिन, हम अच्छे भाई हैं, है ना? आप क्या चाहते हैं? लिन शिन ने उसे चिंतित दृष्टि से देखा, लेकिन चाहकर भी वह लिन शिन की पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। सिमा जियान ने चुपचाप कहा, मुझे उनसे मिलवाओ और वे जीवन भर मेरे बड़े भाई रहेंगे। इस हास्यास्पद बातचीत को सुनकर लॉन्ग हाओचेन हंसे बिना नहीं रह सका और अपनी निगाहें मंच की ओर लौटा दी। ठीक उसी समय दर्शक पहले की तरह शांत नहीं थे। इन दो महिलाओं को मंच पर देखकर सभी ने मान लिया कि पहली वस्तु का मूल्य भयानक होगा। ये वेयांग ने फैंग लिंग की ओर सिर हिलाया, जो किनारे पर खड़े होने से पहले मुस्कुराया।
ये वेयांग ने उत्तर दिया, हर किसी को इस वस्तु की पहचान के संबंध में अपेक्षाओं से भरा होना चाहिए। हम इसे रिजर्व में रखेंगे और हर किसी को इस वस्तु की शुरुआती कीमत देंगे, इससे पहले कि यह अपनी असली महिमा दिखाए। एक बार फिर जोरदार चर्चा जारी रही। निस्संदेह वस्तु प्रदर्शित करने से पहले शुरुआती कीमत बताना आम ग्राहकों के खिलाफ था। हालांकि इस तरह सभी की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। ये वेयांग मुस्कुराए, इस नीलामी घर की भावी उत्तराधिकारी और पूरे ग्रैंड अलायंस नीलामी घर की सबसे खूबसूरत लड़की फैंग लिंगर इस आइटम के लिए शुरुआती बोली की घोषणा करने जा रही है। ग्रेट एलायंस नीलामी घर के उत्तराधिकारी। ये सुनकर लॉन्ग हाओचेन के समूह को तुरंत लिन शिन के शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। वास्तव में ग्रेट एलायंस नीलामी घर को पूरे टेम्पल एलायंस का समर्थन प्राप्त था। फैंग लिंगर ने अपने गहरे लाल होंठ खोले और मुस्कुराए, 8 मिलियन सोने के सिक्के। हाँ, जब ये नंबर सामने आया तो पूरा हॉल सदमे में आ गया। यहां तक कि होली सिटी एलायंस ग्रैंड ऑक्शन हाउस की वीआईपी नीलामी में भी ये कीमत बेहद दुर्लभ थी, यहां तक कि एक गर्म बोली के बाद परिणाम भी। और आखिरी बार जब वह वास्तव में उस तक पहुंचा था तो वह महाकाव्य स्तर के उपकरण के एक टुकड़े के लिए था। उस सुनहरी गाड़ी में रखा सामान कोई साधारण उपकरण नहीं होगा। आखिर किस वस्तु की इतनी अधिक कीमत हो सकती है? जिन लोगों में ऐसी चीज खरीदने की ताकत थी, उनकी सांसें भारी हो गईं। उनके लिए सोने का पैसा अक्सर केवल एक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है और इससे अधिक कुछ नहीं, जो ही वे वास्तव में खजानों से अधिक प्यार करते थे। मंच पर निगाहें अलग हो गईं और ये वेयांग और फैंग लिंग र को रोशन करने वाली प्रकाश की दो किरणें गाड़ी के ऊपर विलीन हो गईं। ये वेयांग की आवाज, जो जादू से भरी हुई लग रही थी, पूरे हॉल में गूंज उठी। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, तो मैं निश्चित रूप से उत्तर दूंगा कि वह जीवन है। ये सच है, इस दुनिया में किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? पैसा अंततः शून्य का एक समूह मात्र है और हमारा जीवन पूर्ण प्राथमिकता लेता है। एक बार फिर, तुलना में कम या ज्यादा शून्य का उतना महत्व नहीं रहेगा। जिंदगी की कीमत के बारे में हर कोई जानता है। अगर कोई मुझे 10 साल छोटा दिखने दे तो मैं इसके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाऊंगा। लेकिन आज हमारे नीलामी घर में जो खजाना है, उसमें वास्तव में एक ऐसी विशेषता है, जीवन को लंबा करने की इसकी क्षमता। जैसा कि ये वेयांग ने कहा था, फैंग लिंगर ने धीरे से गाड़ी से लाल चादर उठाई, जिससे जेड से बनी एक सुरक्षात्मक छाती उजागर हो गई। सफेद जेड ने कुछ ठंडी हवा छोड़ी, ऊपर की रोशनी में और भी सुंदर लग रही थी। सभी जानकार लोग यही बता सकते थे कि यह बक्सा साधारण जेड से नहीं बना था, बल्कि बेहतर गुणवत्ता वाले जेड से बनी कोई चीज थी। वह प्रकार जो 1000 साल पहले केवल बर्फ की सबसे गहरी परतों में ही दिखाई दे सकता था। ठीक उसी तरह जैसे इस आकार का एक जेड बॉक्स अकेले लाखों सोने के सिक्कों तक पहुंच सकता है, यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि यह एक महान मूर्तिकला मास्टर का काम होना चाहिए। इस पर 9 सफेद जेड ड्रैगन का चित्रण उकेरा गया था, यहां तक कि उस पर सबसे सूक्ष्म तराजू भी बेहद स्पष्ट दिखाई देगा। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि रत्नों की घनी चमक ने इस जेड बॉक्स को अलग से घेर लिया है। जेड बॉक्स के गुणों के कारण रत्नों की चमक इतनी तीव्र नहीं हो पाती थी, जिससे एक प्रकार की भ्रामक अनुभूति होती थी। ये बढ़कर 8 मिलियन हो गया। आपको अभी तक बॉक्स खोलने की आवश्यकता नहीं है। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, जो सबसे ऊपर की पंक्ति से आ रही थी। ये वेयांग ने उस पर आश्चर्यचकित दृष्टि डाली और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, आदरणीय सम्मानित ग्राहक नंबर 3, मैंने अभी तक इस खजाने की पहचान की घोषणा नहीं की है। उस जोरदार आवाज ने गहरा जवाब दिया, मुझे ग्रेट अलायंस नीलामी घर पर विश्वास है और नियमों के अनुसार मैं पहले से बोली लगा सकता हूं। यदि कोई मेरी कीमत से अधिक की बोली नहीं लगाना चाहता, तो बोली की लड़ाई में मेरी प्राथमिकता है। बोली लगाने की लड़ाई में प्राथमिकता समान कीमत पर बोली लगाने वाले अन्य लोगों पर सरल प्राथमिकता थी, और वह वास्तव में इतनी जल्दी इस लाभ को हथियाने से आगे निकल गया। 9 करोड़। पास के वीआईपी कमरे से एक साफ महिला आवाज गूंजी। ये वेयांग ने तीसरे सम्माननीय ग्राहक को खेदजनक दृष्टि से देखा। मुझे गहरा खेद है, उस 5वें बूथ के माननीय ग्राहक से आपने बोली लगाई कि आपने ऐसा सुना। लेकिन अब मुझे विज्ञापन के साथ जाना चाहिए। हम्फ। वह कड़क आवाज बूथ 5 के उस ग्राहक से बहुत परेशान लग रही थी। गुस्से भरी खर्राटे के साथ उसने सारी गतिविधि बंद कर दी। लॉन्ग हाओचेन और लिन शिन ने एक दूसरे पर नजरें डाली और वे दोनों गहरी सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। ये ग्रैंड अलायंस नीलामी घर वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार था। नीलामी शुरू होने से पहले ही कीमत बढ़कर 9 मिलियन हो गई थी। ये वेयांग ने बोलना जारी रखा, अगर इस अनमोल खजाने को दबा के सर,
ले जाया जाए तदनुसार मानव जीवन को 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रिय ग्राहकों, जीवन के अनमोल पहलू को देखते हुए मुझे लगता है कि आप 8 मिलियन सोने के सिक्कों की इस शुरुआती कीमत को समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि इस बहुमूल्य खजाने का यूं ही उपभोग कर लिया जाए तो यह अकेले ही बड़ी संभावनाओं का व्यय होगा। शेंगमोर डालू में अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली जीव कौन से हैं? मुझे लगता है कि हर कोई इसका उत्तर जानता है, वे ड्रैगन हैं। भले ही खेती के पहलू पर विचार न किया जाए, फिर भी ड्रैगन की जन्मजात क्षमताओं की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ड्रैगन की शक्ति उनकी शारीरिक शक्ति और मौलिक क्षमताओं में निहित है, जो उन्हें खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर रखती है। चूंकि मैंने अभी यह कहा, मुझे लगता है कि सभी ने अनुमान लगा लिया कि यह खजाना क्या है। ये सच है, यह एक बड़ा सच्चा 10वां चरण ड्रैगन क्रिस्टल है जिस पर हम आज बोली लगा रहे हैं। ये किसी भी तरह से बुरा नहीं था। 10वें चरण के जादुई जानवर 9वें चरण की मानवीय शक्तियों के बराबर थे। हालांकि अपने स्वर में बदलाव के साथ ये वेयांग ने एक रहस्यमय मुस्कान प्रकट की, जिसके बाद समय पर प्रकाश की एक किरण उस पर चमकी। 8 मिलियन की कीमत वाला एक विशाल 10वां कदम ड्रैगन मैजिक क्रिस्टल उसके लिए बहुत महंगा नहीं माना जा सकता है, लेकिन ये सस्ती कीमत भी नहीं है। लेकिन क्या आप में से कुछ लोग निराश होंगे? तो मुझे पिछले परिचय में थोड़ा विवरण जोड़ने दीजिए। दरअसल यह कोई साधारण विशालकाय ड्रैगन का जादुई क्रिस्टल नहीं है। 12 लाख। पहले वाली आवाज एक बार फिर गूंजी। इस बार कुछ समय इंतजार किए बिना लगातार कॉल की गई। 12.5 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़। इस नीलामी को केवल राक्षसी ही कहा जा सकता है। आइटम सामने आने से पहले ही कीमतें इतने चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच चुकी थीं। जैसे कि उसने इन उन्मत्त प्रस्तावों को नहीं सुना था, ये वेयांग ने अपना परिचय जारी रखा। विशाल ड्रैगन वास्तव में महाद्वीप पर बहुत कम है और कई ज्ञात विशाल ड्रैगन केवल किंवदंतियों में मौजूद हैं। हालांकि जब हमारे 9वें चरण की मानव शक्तियों का सामना करना पड़ता है तो उनमें से अधिकांश केवल अपना सिर झुका सकते हैं। इसका सीधा सा कारण यह है कि वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। साधारण विशाल ड्रैगन केवल 9वें चरण की ताकत तक पहुंचेंगे, लेकिन इस जादुई क्रिस्टल के लिए जिसे हम आज नीलामी के लिए रख रहे हैं, चीजें अलग हैं। जब इसमें भिगोया हुआ पानी किसी के शरीर में प्रवाहित करने के लिए पिया जाता है तो बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा काफी हद तक बढ़ जाएगी। ऐसे क्रिस्टल का उपयोग करने से बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग 1 लाख यूनिट आध्यात्मिक ऊर्जा के मूल्य तक बढ़ जाएगी। निस्संदेह ऐसा नहीं है कि हर कोई इतनी महान शक्ति धारण कर सकता है, और किसी के शरीर और व्यवसाय के आधार पर जो इसका उपयोग करता है वह केवल 2000 से 20,000 यूनिट बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होगा। बेशक बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा के समान नहीं है। मनुष्य के रूप में बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध साधना के माध्यम से बढ़ाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि 9वें चरण का बिजलीगर भी मुश्किल से बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा की 10,000 इकाइयों तक पहुंच पाएगा। लेकिन ये जादुई क्रिस्टल इसे तुरंत एक विशाल ड्रैगन की तुलना में रक्षात्मक ताकत दे सकता है। अब क्या आपको अब भी लगता है कि हमारी कीमतें अमूल 8 मिलियन अत्यधिक थे? इसके अलावा इसकी दुर्लभता अभूतपूर्व है, क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए स्वामी को कोई प्रतिशोध नहीं सहना पड़ा। अब मैं सभी को बता दूं कि यह ड्रैगन क्रिस्टल उपहार के रूप में दिया गया था और इससे कोई परेशानी नहीं होगी। जहां तक ड्रैगन क्रिस्टल और उपकरण के बीच संबंध का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि यह पूरी तरह से किसी भी महाकाव्य स्तर के उपकरण के केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है। इतना सब होने के बाद हर किसी को लग रहा होगा कि मैं जानबूझकर इस प्रस्तावना को लंबा खींच रहा हूं। हालांकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह वस्तु बहुत कीमती है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता के बारे में हमारे सभी मेहमानों को पता होना चाहिए। बेशक मैंने जो कुछ भी कहा वह बस हिमशैल का टिप है। जब उसका असली नाम सामने आएगा तो मुझे लगता है कि हर किसी का उसके बारे में अपना फैसला होगा। अब मैडम फैंग लिंगर, मुझे आपको ये घोषणा करने देनी चाहिए। प्रकाश की किरण फैंग लिंगर के शरीर में बदल गई। थोड़ा आगे बढ़ते हुए उसने अपना दाहिना हाथ जेड बॉक्स पर रखा और धीरे धीरे उसे खोला। आध्यात्मिक ऊर्जा की तीव्र लहरें तुरंत एक सांस में उसके अंदर से बिखर गईं। हमारा पहला आइटम दानव देवता सम्राट कबीले के एक शैतान ड्रैगन का जादुई क्रिस्टल है। इस बार जो हुआ वह कोई घोटाला नहीं बल्कि पूरी तरह से सन्नाटा था। हर किसी की आंखें उस दुर्जय मुट्ठी के आकार के जादुई क्रिस्टल को घूर रही थीं, जिससे घनी गहरी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह अत्याचारी शक्ति और विनाशकारी आभा से परिपूर्ण है। नीलामीकर्ताओं के रूप में हमें अपने विक्रेता की पहचान गुप्त रखनी चाहिए।
हालांकि एक लड़की होने के नाते मैं उसकी तारीफ कर रही हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उपलब्धि किसने हासिल की, हमारे गठबंधन में शैतान ड्रैगन का क्रिस्टल लाने के लिए वह मानव जाति के लिए नायक है। ये वेयांग ने उस पहले आइटम में नया मूल्य जोड़ा। सच तो यह है कि ग्रेट अलायंस नीलामी घर में भी ऐसा नहीं था कि हर पल उत्कृष्ट वस्तुएं सामने आ रही हों। ये डेविल ड्रैगन क्रिस्टल निस्संदेह बेहद कीमती था और नीलामी घर के मूल्यांकन के अनुसार इसकी कीमत बिना शर्त 10 मिलियन सोने के सिक्कों से अधिक थी। केवल उस व्यक्ति के लिए जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता थी, यह एक अमूल्य खजाना था। मूल रूप से उन्होंने इसे बाद में विंडो में प्रदर्शित करने की योजना बनाई थी, लेकिन लिन शिन के अनुरोध के कारण उनके पास इसे पहले आइटम के रूप में बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 357 वीआईपी नीलामी भाग 3। ये वेयांग ने ये जानकारी केवल अंतिम क्षण में प्राप्त की थी, लेकिन इसे इस नीलामी के लिए प्रोत्साहन के रूप में उपयोग करने में कामयाब रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसकी अनुकूलन क्षमता या उसके दुस्साहस के कारण था, वह ग्रैंड अलायंस नीलामी घर के नीलामी नेता के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभा रही थी। शोर शराबे के साथ नीलामी शुरू होने की घोषणा की गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक युद्ध शुरू होने वाला हो, और इसके सभी प्रतिभागी अपने अपने वीआईपी कमरों की ऊपरी पंक्तियों में थे। आखिरकार 1 दर्जन मिलियन सोने के सिक्के वह राशि नहीं थी जिसे आम लोग वहन कर सकते थे। यहां तक कि जिनके पास इतनी धनराशि है, जरूरी नहीं कि वे भी इसे खर्च करेंगे। लॉन्ग हाओचेन के चेहरे की अभिव्यक्ति काफी विचित्र थी। यदि ये वेयांग का परिचय नहीं होता तो उसे वास्तव में नहीं पता होता कि इस डेविल ड्रैगन क्रिस्टल के इतने अच्छे उपयोग होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ऐसा नहीं किया बाकी 4 बेच सकते हैं। किसी और से पहले हर किसी की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ऐसे लाभों के बारे में गलती से पता चलना वास्तव में कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इस बारे में सोचते हुए वह ओडिन गांव में अपने पिता के साथ खेती में बिताए समय की पुरानी कहानियों को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें औषधीय जड़ी बूटियों से भरे स्नानघर में स्नान नहीं करने दिया? लिन शिन बाद में कृपया मुख्य घटक के रूप में डेविल ड्रैगन क्रिस्टल का उपयोग करके एक नुस्खा खरीदने या खोजने का तरीका सोचें। कोई बात नहीं, दरअसल मैं पहले से ही इस पर शोध कर रहा था और परिणाम कुछ ही दिनों से भी कम समय में सामने आ जाने चाहिए। स्पिरिट स्टोव के बारे में ज्ञान के संबंध में लिन शिन लॉन्ग हाओचेन के बराबर नहीं था, लेकिन खजाने के क्षेत्र में वह लॉन्ग हाओचेन की तुलना में कहीं अधिक जानकार था। डेविल ड्रैगन क्रिस्टल्स की कीमत तेजी से बढ़ी, लेकिन 15 मिलियन से अधिक होने के बाद बोली लगाने की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। 100,000 के बाद 100,000 तक बढ़ गई। जाहिर है, हालांकि अमीर लोग इस खजाने को हासिल करने के लिए बहुत आशावादी थे, लेकिन वे इसकी असली कीमत भी समझते थे और अनुचित रूप से अधिक कीमत चुकाने को तैयार नहीं थे। लेकिन समस्या ये थी कि इस जादुई क्रिस्टल की चाहत रखने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रत्येक योग्य ग्राहक ने बोली लगाना जारी रखा। परिणामस्वरूप जब उन्होंने एक के बाद 1 लाख की बढ़ोतरी की तो कीमत तुरंत 18 मिलियन से अधिक हो गई। ये संख्या पहले से ही डेविल ड्रैगन क्रिस्टल के वास्तविक मूल्य से अधिक थी, लेकिन निश्चित रूप से आइटम की दुर्लभता को देखते हुए यह अभी भी एक स्वीकार्य मूल्य था। 20 करोड़। ठीक उसी क्षण ठीक पहले प्रस्ताव की जोरदार आवाज ने दहाड़ते हुए कहा और तुरंत पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ये वेयांग की आंखें चमक उठी। खैर, तीसरे कमरे से हमारे माननीय ग्राहक ने 20 मिलियन सोने के सिक्कों की कीमत बोली लगाई। इस स्तर पर वेयांग इस कीमत पर चर्चा करने में असमर्थ हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी वस्तु जब तक वांछित है तब तक वह अमूल्य है। यदि कोई अन्य सम्माननीय ग्राहक उसके विरुद्ध बोली जारी नहीं रखना चाहता है, तो यह वस्तु तीसरे कमरे में हमारे सम्माननीय अतिथि की होगी। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने प्रस्तावों के मूड को जारी नहीं रखा और तुरंत घोषणा की, पहली बार 20 मिलियन। ये वेयांग की बुद्धिमत्ता थी। चूंकि यह टेम्पल अलायंस का सबसे बड़ा नीलामी घर था, अगर वह केवल मुनाफा देखती तो क्या वह संभवतः हर बार कीमतें बढ़ाना जारी रख सकती थी। संरक्षकों को अपने पहरे पर रहना होगा, विशेषकर निजी कमरों में बैठे लोगों पर। यह देखते हुए कि कीमत अच्छी लग रही थी, उसने इसकी प्रस्तावना जारी नहीं रखी। 20 करोड़ दूसरी बार, 20 करोड़ तीसरी बार। सौदा डेक को कुछ ही सेकंड में उठाया गया और डेविल ड्रैगन क्रिस्टल को 20 मिलियन सोने के सिक्कों की कीमत पर बेचा गया। ये कीमत पहले से ही लॉन्ग हाओचेन की अपेक्षाओं से अधिक थी, लेकिन लिन शिन ने अपना सिर हिला दिया। हान यू ने असमंजस में पूछा, भाई दवा है, क्या आप अभी भी उस कीमत से संतुष्ट नहीं हैं? लिन शिन ने आह भरी, हमने अपनी बिक्री बहुत दूर तक चलाई।
यदि हमने इस जादुई क्रिस्टल को नीलामी के लिए रखने का निर्णय लिया होता, पहले से ही कुछ प्रचार किया होता और दबाव में भी जारी रखा होता, तो संभवतः कीमत में वृद्धि जारी रहती। जर्जी युवान ने उत्तर दिया, बस इतना ही, आपको अब खुश होना चाहिए। सिमा जियान ने पूरे समय तक कुछ नहीं कहा, बस मंच पर फैंगलिंग र को उत्साह से देखती रही, जब तक कि वह गाड़ी के साथ गायब नहीं हो गई। इस चरमोत्कर्ष के बाद नीलामी जारी रही और वास्तविक पहली वस्तु को नीलामी कोने में धकेल दिया गया। स्नो लोट्स हर्ब। ये वस्तु 500 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी है जिसकी कीमत 200,000 सोने के सिक्के है। शायद ये पिछली नीलामी की अतिरंजित खपत के कारण था, लेकिन ये व्यायाम की आवाज थोड़ी अधिक सुस्त और अधिक संक्षिप्त लग रही थी। 210,000 सोने के सिक्के। लिन शिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में नंबर प्लेट उठाए। औषधीय क्षेत्र में क्या खरीदना है, इसका निर्णय लेने वाला वह हमेशा एकमात्र व्यक्ति होता था और यहां तक कि लॉन्ग हाउचेन भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान 21वीं सामान्य श्रेणी का दानव हंट दस्ता एक समृद्ध और प्रभावशाली राज्य में था। लिन शिन अब आत्मविश्वास से भर गई थी। अंत में इस स्नो लोट्स ग्रास को वास्तव में लिन शिन ने 350,000 सोने के सिक्कों की कम कीमत पर खरीदा था। शायद ये डेविल ड्रैगन क्रिस्टल बिक्री के पिछले चरमोत्कर्ष के कारण था जो बहुत हिंसक था, लेकिन निम्नलिखित आइटम बहुत अधिक कीमत पर नहीं बेचे गए थे। लिन शिन ने 8वें चरण के जादुई जानवर से 3 औषधीय जड़ी बूटियां और एक जादुई क्रिस्टल प्राप्त करते हुए बार बार हस्तक्षेप किया। इसके बाद हमें अपने 7वें उत्पाद का स्वागत करना चाहिए, जो शायद ही कभी देखा जाने वाला बढ़िया खजाना है। ये वस्तु न सिर्फ कीमती है बल्कि बेहद दुर्लभ भी है। प्राकृतिक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे क्रिस्टलों में इसका मूल्य किसी से कम नहीं है। यहां तक कि संग्रह के हिस्से के रूप में घर ले जाने के लिए इसे खरीदना भी बहुत समझ में आएगा। हमारी 7वीं वस्तु अंतरिक्ष तत्व का एक उच्च गुणवत्ता वाला क्रिस्टल है, एक अंतरिक्ष क्रिस्टल। स्पेस क्रिस्टल शब्द सुनकर वांग युवान अचानक सीधा हो गया। उसने लिन शिन की ओर उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखा, जिसने उसकी इच्छा को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाया गया और लाल चादर उठाई गई, नीलामी हॉल का मूल रूप से जेट काला रंग तदनुसार उज्ज्वल हो गया। यह एक मानव सिर के आकार का अयस्क का टुकड़ा था, सिर्फ कांच नहीं बल्कि खनिज। अंतरिक्ष क्रिस्टल का ये टुकड़ा अभी तक पीसा या पॉलिश नहीं किया गया था, अभी भी एक आदिम अवस्था में है। इसमें अभी भी बहुत सारी अशुद्धियां थीं, लेकिन ये बड़ी भी थी। उसमें से नर्म चांदी की रोशनी एक रहस्यमय अनुभूति पैदा कर रही थी, क्योंकि उससे एक चमकदार चमक निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिखने मात्र से पूरे नीलामी हॉल का स्थान विकृत हो गया हो। एक अंतरिक्ष क्रिस्टल को ठोस अंतरिक्ष आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी शुद्ध है। इससे भी अधिक प्रशंसनीय बात यह है कि एक अंतरिक्ष क्रिस्टल अपनी खपत से उबरने के लिए अंतरिक्ष शक्ति को अवशोषित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, ये स्वयं का समर्थन कर सकता है। जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे सम्मान में रखता है, यह अपने पूरे जीवन के लिए स्थानिक आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोगकर्ता के साथ रह सकता है, और अंतरिक्ष क्रिस्टल का इतना बड़ा टुकड़ा पूरी तरह से दुर्लभ है। हम क्रिस्टल को परिष्कृत करने की पहल इसलिए नहीं करते ताकि उसका आकार खोने से बचा जा सके। आप में से जो सम्मानित ग्राहक इसे पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होना चाहता है, वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बना सकता है। इतने विशाल अंतरिक्ष क्रिस्टल की दुर्लभता के कारण इसकी शुरुआती कीमत 2 करोड़ सोने के सिक्के होगी। हालांकि यह कीमत शुरुआत धीमी नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि अंदर कोई क्षति या दरार है या नहीं। अगर होते तो इससे उनकी कीमत पर काफी असर पड़ता। हालांकि वस्तु जितनी दुर्लभ होगी, उसका मूल्य उतना ही अधिक होगा, इसलिए नीलामी घर द्वारा निर्धारित कीमत भी अनुचित नहीं थी। हालांकि उस शुरुआती कीमत को सुनकर सभी दर्शक चुप हो गए। अंतरिक्ष क्रिस्टल वास्तव में अच्छी चीजें थीं, लेकिन अंतरिक्ष आत्मा ऊर्जा उपयोगकर्ता काफी दुर्लभ थे। भले ही किसी के पास स्थानिक विशेषता हो, क्रिस्टल केवल कर्मचारियों या उपकरणों में एम्बेड करने के लिए उपयोगी होगा, जो अधिकतम गौरवशाली स्तर तक पहुंच जाएगा। बेशक यह एक छोटे अंतरिक्ष क्रिस्टल के लिए मान्य था, लेकिन भले ही इस अयस्क को उपकरण के एक टुकड़े में एम्बेड करने के लिए काटा जाए, ये पौराणिक उपकरण के एक टुकड़े के लिए सबसे अधिक होगा। इस क्रिस्टल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अंतरिक्ष आत्मा ऊर्जा के संचय में निहित है। ये जितना बड़ा होगा, उतना ही अधिक संग्रहित होगा और वस्तु उतनी ही अधिक प्रतिरोधी होगी। नतीजतन 2 मिलियन की कीमत के साथ इसे चाहने वाले लोग अधिक नहीं थे। ये वेयांग ने गुप्त रूप से एक मूक श्राप दिया। इस वस्तु की कीमत बहुत अधिक थी।
यदि मैं लाखों में होता तो क्या मैं ऐसी सचेतन चुप्पी पैदा करता। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें यह नीलामी जाने देनी होगी। आप किस सम्माननीय अतिथि के लिए बोली लगाना चाहेंगे? स्पेस क्रिस्टल बहुत ही दुर्लभ वस्तुएं हैं। वांग युवान ने फिर लिन शिन की बाह पकड़ ली। ऐसा लग रहा था कि वह बाहर भागने वाला है। चलो जल्दी से बोली लगाएं, जल्दी से बोली लगाएं। इंतजार, कुछ देर और रुको। हालांकि वांग युवान इतनी चिंतित स्थिति में थी, वर्तमान लिन शिन बेहद शांत थी, उसकी गरिमामय अभिव्यक्ति थी, उसने अधीरता से काम नहीं किया। ये वेयांग ने कई बार पूछा, लेकिन पूरा श्रोता चुप हो गया। एक आह भरते हुए उसके विचार थे, ऐसा लगता है कि आज इस वस्तु की यहाँ किसी को आवश्यकता नहीं है। हालांकि वह फिर भी मधुरता से मुस्कुराया, चूंकि किसी भी सम्माननीय ग्राहक को इस वस्तु में दिलचस्पी नहीं है, मैं केवल अफसोस के साथ नीलामी को जाने दे सकता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ जानकार लोग यहाँ हैं। उसकी आखिरी हल्की सांस ने तुरंत एक मनमोहक एहसास दिया। ठीक उसी समय लिन शिन ने आखिरकार कार्रवाई की, अचानक अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, लेडी वेयांग के लिए मैं 2 मिलियन की बोली लगाऊंगी। लेडी वेयांग द्वारा संभाली गई वस्तु को नीलामी से कैसे वापस लिया जा सकता है? ये वेयांग की आंखों में एक चमक दिखाई दी, जबकि नीचे अन्य प्रतिभागी चुपचाप हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस तरह की स्थिति हर बार वीआईपी नीलामी में सामने आएगी। ये वेयांग का आकर्षण वास्तव में तीव्र था, और यह विशेष रूप से कुछ नवागंतुकों के मामले में था, क्योंकि उसके पास बहुत ही आकर्षक शक्ति थी। फिर भी एक और फिर धोखा खाने वाला निकला। ठीक है, 36वें माननीय ग्राहक ने 2 मिलियन सोने के सिक्कों की कीमत बोली लगाई। वेयांग के प्रति आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। ऐसा कहते हुए ये वेयांग ने विनम्रता से लिन शिन को हल्का सा प्रणाम किया। क्या कोई अन्य माननीय ग्राहक इससे अधिक बोली लगाना चाहते हैं? 2 मिलियन पहली बार, दूसरी बार। सौदा। अंत में लिन शिन ने 2 मिलियन सोने के सिक्कों की कीमत पर वस्तु खरीदी और अपने बोरे में बड़े अंतरिक्ष क्रिस्टल को पुनः प्राप्त किया। वांग युवान ने आखिरकार अपनी सांसें हल्की कर ली, लेकिन फिर भी उन्होंने लिन शिन को बहुत तेज घूरकर देखा और धीमी आवाज में कहा, भाई ड्रग्स है, तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? लिन शिन ने उस पर एक नजर डाली, अगर आप नहीं समझे तो निश्चिंत रहें। हमारे पास पैसा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करें। बोली के तुरंत बाद बोली लगाना केवल अन्य प्रतिस्पर्धियों का ध्यान आकर्षित करेगा। ये सामरिक लपटें हैं, क्या आप जानते हैं? युवान, लिन शिन ने सही काम किया। लिन शिन को अंगूठा दिखाने से पहले लॉन्ग हाओचेन ने धीमी आवाज में वांग युवान से कहा। कोई केवल ये स्वीकार कर सकता है कि व्यापार के मामले में लिन शिन अत्यधिक प्रतिभाशाली था। अध्याय 358 प्रकाश की देवी का एरिया भाग 1। नीलामी तीव्र गति से जारी रही और लिन शिन ने कुछ दुर्लभ पौधों और कुछ उपयोगी जादुई क्रिस्टल और जादुई स्क्रॉल की कामना करते हुए बार बार बोली लगाना जारी रखा। हालांकि उनके द्वारा भुगतान की गई धनराशि अधिक नहीं थी। नीलामी के वास्तविक सार को समझने के बाद उसने सर्वोत्तम लाभ प्राप्त किया। इन वीआईपी नीलामियों में मूल रूप से 36 आइटम एक साथ रखे गए थे, जो डेविल ड्रैगन क्रिस्टल के जुड़ने के साथ 37 आइटम बन गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, अब अंतिम नीलामी वस्तु की आखिरी बारी थी। अगली नीलामी वीआईपी नीलामी में आखिरी वस्तु होगी। यह एक महान खजाना भी है जिसे हम अभी भी सुरक्षित रख रहे हैं। कृपया लेडी फैंग लिंगर का स्वागत करें। ठीक वैसे ही जैसे डेविल ड्रैगन क्रिस्टल से सुनहरी रोशनी की एक किरण अचानक प्रकट हुई और सफेद पोशाक पहने फैंग लिंगर एक बार फिर सबके सामने आ गई। हालांकि इस बार वह गाड़ी नहीं चला रही थी। वह अपने दोनों हाथों में एक बड़ा बक्सा लिए हुए थी, जो लाल चादर से ढका हुआ था और धीरे धीरे नीलामी कोने की ओर चल रही थी। हालांकि लाल चादर ढक्कन के रूप में मौजूद थी, लेकिन बक्से का आकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। यह एक घन के आकार का बक्सा था जो 1 मीटर लंबा और 1/3 मीटर चौड़ा था। यह एक बेहतरीन वस्तु लग रही थी और पतली फैंग लिंगर को इसे ले जाते हुए देखकर दर्शकों में दया की भावना आ गई। यह एक ऐसी तलवार है जिसने अनगिनत राक्षसों का खून देखा और शानदार किंवदंतियों को जन्म दिया। अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होकर वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद स्वचालित रूप से खुद को सील कर लेता है। ये वेयांग की खेदजनक आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उनके चेहरे पर एक दर्द भरा भाव उभर आया। हालांकि उनके चेहरे पर हास्य की कोई झलक नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी यह मनोदशा उसके हृदय की गहराइयों में ही व्यक्त हो रही हो। यह एक गौरवशाली तलवार है, चमक से भरी एक दिव्य तलवार है और किंवदंतियों से घिरी हुई है। जब इसे नीलामी के लिए रखा गया तो इसके मालिक ने एक अहम शर्त रखी।
यानी बोली लगाने वाले ग्राहक को इसकी सील हटानी होगी और 20 मिलियन सोने के सिक्कों का भुगतान करना होगा, अन्यथा इसे बेचा नहीं जाना चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। ये वेयांग ने एक उदास मुस्कान प्रकट की। इस बिंदु पर हर किसी को अनुमान लगाना चाहिए था कि हमने आज किस प्रकार की वस्तु बेचने का फैसला किया है। ये पहली बार मंच पर प्रदर्शित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वस्तु को कई बार नीलामी के लिए रखना पड़ा है। एक नीलामीकर्ता और इस दिव्य तलवार के भक्त के रूप में मैं बहुत आशावादी हूं कि यह आज एक नया मालिक ढूंढने में सक्षम होगी। यदि कोई सम्माननीय ग्राहक इसकी सील खोल सकता है, तो यह नीलामी घर इस दिव्य तलवार के संबंध में लागत का 1/3 हिस्सा वहन करने को तैयार होगा। वाह, लिन शिन ने आश्चर्य से टिप्पणी की, एक निश्चित कीमत पर नीलामी। लंबा हाओ चेन ने पूछा, निश्चित मूल्य नीलामी क्या है? लिन शिन ने उत्तर दिया, यह एक अत्यंत दुर्लभ नीलामी शैली है। वस्तु की कीमत तय होती है, दूसरे शब्दों में कहें तो जो कोई भी वस्तु चाहता है वह उसे खरीद सकता है, लेकिन समस्या यह है कि इस प्रकार की नीलामी में कुछ अन्य शर्तें भी शामिल होंगी। यदि प्रतिस्पर्धी अतिरिक्त शर्तों का सम्मान करता है तो ही वह इसे खरीदने के लिए योग्य हो सकता है। लेकिन जिन वस्तुओं को ग्रैंड एलायंस नीलामी घर द्वारा निश्चित मूल्य की नीलामी के लिए स्वीकार किया जाता है, उन्हें प्रमुख स्टॉक माना जाता है। मेरे दृष्टिकोण से ये तलवार कम से कम पौराणिक स्तर के चरम पर अस्तित्व में है, या शायद यहां तक कि जब वे बात कर रहे थे, ये वेयांग ने मंच पर लाल चादर हटा दी, जिससे एक साधारण लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। लकड़ी का बक्सा लाल भूरे रंग का था और उसमें कोई अत्यधिक सजावट नहीं थी, बल्कि एक धातु का हैंडल था। इसके सरल रूप से ये दृश्य आभास हुआ कि यह अपनी उम्र का विरोध करते हुए एक अत्यंत प्राचीन वस्तु हो सकती है। नीलामी हॉल अब बेहद शांत था। ऐसा लगा कि कई माननीय ग्राहकों ने इस वस्तु को पहचान लिया और अंदर का माहौल दमघोंटू हो गया। भतीजी वेयांग, इससे मुझे बेचने के बारे में आपका क्या ख्याल है? हालांकि मैं अभी भी सील को नहीं हटा सकता, मैं इस दिव्य तलवार को खरीदने के बाद उसे प्रकाश देखने देने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसा रहेगा? एकमात्र व्यक्ति जिसने बोलना शुरू किया वह वास्तव में तीसरा सम्माननीय ग्राहक था, जिसकी गहरी गूंजती आवाज थी। ये वेयांग ने पीड़ा भरी दृष्टि से अपना सिर हिलाया, क्षमा चाहता हूं। मैं आपकी दयालु भावनाओं को समझता हूं, लेकिन मुझे उसे यहां रिहा होते हुए देखना है। यह मेरे दादाजी की प्रिय इच्छा है। वेयांग इसे और नहीं छिपाएगा, लेकिन मैं वास्तव में इस तलवार का विक्रेता हूं। यह दिव्य तलवार वास्तव में मेरे परदादा की थी, और यह वह हथियार है जो पहले मेरे पूर्वज द्वारा इस्तेमाल किया गया था। जिस समय दादाजी मृत्युशैया पर थे, उनकी सबसे प्रिय इच्छा थी कि इस दिव्य तलवार पर लगी मुहर को हटा दिया जाए और उन्हें एक बार फिर से प्रकाश देखने दिया जाए, और यदि संभव हो तो उन्हें राक्षसों का खून पीना जारी रखा जाए। यदि किसी ग्राहक के पास क्षमता है तो वे परीक्षण के लिए आ सकते हैं। आधार एक हल्की विशेषता वाला उपयोगकर्ता होना है, और जब तक वह सील को पूर्ववत कर सकता है, भले ही उसे किश्तों में भुगतान करने की आवश्यकता हो, वह तलवार ले सकता है। इतना कहकर ये वेयांग घूमा, धीरे से लकड़ी का बक्सा खोला। आंशिक छाया, शांति, उदासी और घातक शांति। जैसे ही इस लकड़ी के बक्से में भारी तलवार सबकी आंखों के सामने आई, लॉन्ग हाओचेन को लगा कि ये 4 नकारात्मक इंद्रियां उसमें प्रवेश कर रही हैं। तलवार पूरी तरह से काली थी, बहुत साधारण लग रही थी और किसी भी तरह की सजावट से रहित थी। परिष्कृत, ये कुल 1.5 मीटर लंबा था, जिसके बीच आधा मीटर की लंबाई को हैंडल और शेष मीटर को ब्लेड कवर करता था। इसका ब्लेड 4 अंगुल से भी अधिक चौड़ा था। हैंडल और बॉडी एक साथ मिल गए, मानो उन्होंने एक असाधारण धातु की मूर्ति की संरचना बना दी हो। इस पर कुछ बारीक पैटर्न थोड़े से देखे जा सकते थे, और इसकी नोक उतनी तेज नहीं थी, जो आश्चर्यजनक रूप से काले मोती से ढकी हुई थी। कोई शक्तिशाली आभा उत्सर्जित नहीं हुई, लेकिन हर कोई समझ सकता था कि इस निराशा और शांति में ये भारी तलवार रहस्यों से भरी हुई थी। कोई भी मंच पर नहीं गया, लेकिन सभी ने मौन रखा, मानो वे इस दिव्य तलवार को अपना सम्मान दे रहे हों। सामान्य चुप्पी ने माहौल को और अधिक दमनकारी बना दिया। जो कर सकते थे एन इलाज वे पहले ही चख चुके थे। यहां तक कि 9वें चरण का एक शूरवीर भी एक बार इस भारी तलवार की खातिर आया था, इसे प्रकाश देखने देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह व्यक्ति असफल हो गया था। चूंकि 9वें चरण का शूरवीर भी इस दिव्य तलवार को जागृत करने में विफल रहा था, कौन इसे लेने के लिए मंच पर जाने को तैयार होगा? ये वेयांग की आंखों में पीड़ा और भी तेज हो गई, और एक अनोखी आह के साथ उसने धीरे से अपना हाथ लकड़ी के बक्से पर रख दिया। मुझे खेद है। वेयांग की वजह से हर किसी का मूड उदास हो गया था। हालांकि मेरा मानना है कि एक दिन इसे अपना नया मालिक मिल जाएगा।
आज की नीलामी समाप्त हो गई है, इसलिए वे अंक सभी प्रतिष्ठित ग्राहकों को देना चाहेंगे। रुकिए। ठीक उसी समय किसी व्यक्ति की स्पष्ट और उज्ज्वल आवाज सुनी जा सकती थी जो धीरे धीरे अपनी पंक्ति से उठ रहा था। लेडी वेयांग, क्या आपसे इस दिव्य तलवार का नाम पूछना संभव है? ये वेयांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे क्षमा करें, प्रिय सम्माननीय ग्राहक। मेरे दादाजी ने कहा था कि जब तक ये दिव्य तलवार फिर से दिन के उजाले को नहीं देखती, तब तक इसका नाम प्रकट नहीं किया जा सकता। वह उसकी आवाज से बता सकती थी कि यह व्यक्ति बहुत छोटा था, और उसने केवल यह माना कि वह इस दिव्य तलवार के बारे में उत्सुक था। फैंग लिंग रा ने पहले ही अपना सिर घुमा लिया, इस रहस्यमयी भारी तलवार को वापस लेने की तैयारी कर रही थी, और भाग लेने वाले सभी संरक्षकों ने भी जाने की तैयारी कर ली। जो लोग नहीं हिले वे केवल 21वें जनरल ग्रेट डायमंड हंट स्क्वाड के सदस्य थे, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति जो खड़ा हुआ और प्रश्न जारी किया वह उनका कप्तान लॉन्ग हाओचेन था। मैं तुम्हें एक कोशिश दूंगा। लॉन्ग हाओचेन की उज्ज्वल और स्पष्ट आवाज एक बार फिर पूरे नीलामी हॉल में सुनाई दी। संपूर्ण दर्शक एक सेकंड के लिए शांत हो गए, और इसके तुरंत बाद शोर हुआ और सारा ध्यान लॉन्ग हाओचेन पर केंद्रित हो गया। मंच पर सबसे अधिक बार आने वाली प्रतिक्रिया ये शब्द थे, आपकी अपनी क्षमताओं के बारे में कितनी अतिरंजित राय है। ये वेयांग ने जब नकाबपोश युवक को देखा तो तुरंत हैरान हो गए, लेकिन आदत के कारण उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चूंकि चीजें इस तरह से हैं, कृपया करीब आए, माननीय ग्राहक। हालांकि क्या आप मुझे अपनी प्रकाश विशेषता का प्रमाण दिखा सकते हैं? कर सकना, लॉन्ग हाओचेन ने शांत स्वर में कहा। अपनी आंखें बंद करो। ये अंतिम शब्द उसके साथियों के लिए थे, और इसके तुरंत बाद लॉन्ग हाओचेन की पीठ से अचानक प्रकाश की एक चमक निकली। ठीक उसी समय पूरा नीलामी हॉल स्पष्ट रूप से चमक उठा, और एक चिंताजनक कोलाहल से पूरा स्थल लगभग अभिभूत हो गया। सुनहरी रोशनी की तात्कालिक चमक वास्तव में चकाचौंध थी, जो इस पहले के अंधेरे दृश्य पर प्रकाश की एक तीव्र आभा बिखेर रही थी। लेकिन इस रोशनी की अत्यधिक चमक के कारण पीछे की पंक्तियों में बैठे कई लोग एक पल के लिए अंधे हो गए। सौभाग्य से सुनहरी रोशनी पलक झपकते ही फैल गई, और शायद ही किसी ने देखा कि सुनहरी रोशनी कहां से उत्सर्जित हो रही थी। ये वेयांग और फैंग लिंगर ने भी नहीं देखा। जैसे ही तेज रोशनी जारी हुई, उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर ली, और केवल लॉन्ग हाओचेन के 21वें जनरल ग्रेट डायमंड हंट स्क्वाड के सदस्यों ने महसूस किया कि लॉन्ग हाओचेन ने अपने आध्यात्मिक पंख छोड़ दिए। सूरज की रोशनी में भी लॉन्ग हाओचेन के 4 पंख चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करते थे। किसी अंधेरी जगह की तो बात ही छोड़ दें। यही कारण था कि लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों से कहा कि वे अपनी आंखें बंद कर लें। इस बीच उनकी क्षमता पर सवाल उठाने वाले तुरंत चुप हो गए। ये वेयांग की आंखों में बड़ा आश्चर्य दिखा, और वह बिल्कुल चौंक गई। उनका व्यक्तिगत गुण भी प्रकाश था, और इस कारण प्रकाश तत्व के बारे में उनकी समझ बहुत गहरी थी। लेकिन अभी अभी उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह तीव्र प्रकाश लॉन्ग हाओचेन द्वारा जारी किया गया था। हालांकि उसने लॉन्ग हाओचेन द्वारा छोड़ी गई शानदार सुनहरी रोशनी को नहीं देखा था, लेकिन उसने निर्धारित किया कि यह टेम्पल नाइट का 7वां चरण था, जिसने संभवतः प्रकाश मौलिक आध्यात्मिक ऊर्जा के ऐसे संघनन का उत्पादन करने के लिए चमकते शरीर का उपयोग किया था। अभी उसने केवल शाइनी बॉडी का उपयोग किया था, लेकिन उसकी आवाज से यह अभी भी एक युवाता थी, और इससे अधिक कुछ नहीं। उसकी उम्र को देखते हुए क्या वह सचमुच 7वें चरण तक पहुंच सकता था? यह असंभव था। वह अपनी उम्र छिपाने के लिए अपनी आवाज बदल सकती थी। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन धीरे धीरे नीलामी मंच की ओर बढ़ रहा था, वे ग्राहक जो पहले से ही जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने अपने कदम रोक दिए। वे अभी भी लॉन्ग हाओचेन के 4 पंखों द्वारा छोड़ी गई रोशनी की दृष्टि से डर रहे थे। नीलामी मंच की ओर धीरे धीरे चलते हुए लॉन्ग हाओचेन की उपस्थिति और अधिक सघन हो गई। जब उसकी नज़र पहले से ही बंद लकड़ी के बक्से पर पड़ी तो उसने पूछा, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? ये वेयांग ने अवचेतन रूप से पूछा, क्या मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? अध्याय 359 प्रकाश की देवी का एरिया भाग 2। लॉन्ग हाओचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक सपाट अस्वीकृति दी। मेरी उम्र महत्वपूर्ण नहीं है। ये वेयांग स्तब्ध दिखे। वह शायद ही कभी ऐसे लोगों से मिली जो उसे अस्वीकार कर दे। आखिरकार ये केवल भाग्य से नहीं था कि वह ग्रैंड अलायंस नीलामी घर के नीलामी नेता का पद हासिल करने में कामयाब रही। मानसिक और हल्के गुणों की दोहरी उपयोगकर्ता होने के नाते वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसकी जन्मजात क्षमताओं को देखते हुए दानव हत्यारे के रूप में आना भी कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा वह अपने आकर्षण पर पूरी तरह से अधिक आश्वस्त थी। क्षमा करें, फिर आप शुरू कर सकते हैं।
ये वेयांग ने धीमी आवाज में घोषणा की और वह कुछ कदम पीछे हट गया। लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से लकड़ी का बक्सा खोला। जैसे ही उसके दोनों हाथ बक्से की ओर बढ़े, उसने भारी तलवार को देखा। इस व्यवहार को देखकर ये वेयांग अधिक निश्चिंत दिखे। लॉन्ग हाओचेन की चाल सरल लग रही थी, लेकिन यह एक हथियार के प्रति सम्मान का संकेत था। इस सरल आचरण ने उन्हें सम्मानजनक रूप प्रदान किया। उसके बाएं हाथ की 4 उंगलियां तलवार की नोक पर रखी गईं और अपने अंगूठे की मदद से उसने मोती की नोक को उस पर दबा दिया। यदि यह एक साधारण तलवार थी, तो उसे खुद को काटने से बचने के लिए पूरी तलवार को भींच लेना चाहिए था। हालांकि उसका दाहिना हाथ हैंडल पर नहीं, बल्कि नुकीले हिस्से पर टिका हुआ था। यह विवरण बहुत सरल लग रहा था, लेकिन यह केवल शूरवीरों के लिए था। दिव्य हथियार के प्रति सम्मान के इस संकेत के बारे में केवल एक सच्चा शूरवीर ही जानता था। इस कारण से जब ये वेयांग ने लॉन्ग हाओचेन को ऐसा करते देखा, तो उसे अंदर से बेहद आशावादी महसूस हुआ। क्या ये व्यक्ति वास्तव में दिव्य तलवार को फिर से प्रकाश में आने दे सकता है? अगर ऐसा है, इस बिंदु पर सोचते हुए ये वेयांग उन शब्दों को याद करने से खुद को नहीं रोक सका जो उसके दादा ने उससे पहले कहे थे। जरूरी नहीं कि एक परम शक्तिशाली व्यक्ति ही दैवीय तलवार प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति हो, बल्कि सबसे संभावित उत्तराधिकारी वह व्यक्ति होगा जो भाग्य से दैवीय तलवार से जुड़ा होगा। क्या यह आदमी वह व्यक्ति होगा? नियति को किसी कारण से ये वेयांग की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे पहले से ही उस संभावना का थोड़ा सा एहसास था। फैंग लिंगर, जो दोनों हाथों से लकड़ी का बक्सा पकड़े हुए था, ने लॉन्ग हाओचेन के पास आते ही उसे ऊंचा उठा दिया। उसकी आवाज सुनकर और उसकी कदकाठी देखकर लगता है कि वह बिल्कुल युवा सज्जन व्यक्ति होगा। हालांकि उसकी निगाहों में केवल जिज्ञासा थी। सामान्य समय में उसकी साधारण सुंदरता और उसकी सुंदर त्वचा की शुद्धता के बावजूद वास्तव में उसका दिल जलता हुआ था। लॉन्ग हाओचेन का 6 फुट लंबा आकार, जो उसे एक सामान्य युवक की तरह दिखता था, उसमें बहुत अधिक रुचि पैदा नहीं कर सका, क्योंकि वह उसका प्रकार नहीं था। इसके ठीक विपरीत परिपक्व आकर्षण से भरपूर आकर्षक ये वेयांग दिल से एक बहुत ही रूढ़िवादी लड़की थी। ये ठीक उसी प्रकार के लोग थे जिनका मूल्यांकन उनकी शक्ल से नहीं किया जा सकता था। ये वेयांग और फैंग लिंगर की टिप्पणी के संबंध में लॉन्ग हाओचेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ महसूस नहीं हुआ हो। वह अपने सामने दिव्य तलवार को मजबूती से देख रहा था। बक्सा खुलने से ठीक पहले जब लॉन्ग हाओचेन को उसमें से आ रही आभा का एहसास हुआ, तो उसे लगा कि उसकी पूरी आत्मा को इस दिव्य तलवार ने बुलाया है। अपनी श्रेष्ठ धारणा को देखते हुए वह दिव्य तलवार में कई बदलावों को भी महसूस कर सकता था। यह तलवार महज एक मोहरबंद हथियार नहीं थी। एक तरह से यह हथियार पहले ही खत्म हो चुका था। बंदूक कैसे मर सकती है? जब एक सच्चा दिव्य हथियार अपनी आत्मा खो देता है, तो वह अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। लॉन्ग हाओचेन को पूरा यकीन था कि उसके पहले इस दिव्य हथियार में अतीत में उसकी अपनी आत्मा थी। आत्मा वाले हथियार थे, लेकिन इसका क्या मतलब था? इसका तात्पर्य यह था कि विचाराधीन हथियार कम से कम एक शक्तिशाली महाकाव्य स्तर का अस्तित्व होगा। दूसरे शब्दों में, लॉन्ग हाओचेन से पहले का दिव्य हथियार पहले एपिक टियर इक्विपमेंट का एक टुकड़ा था। हालांकि अब जब उसने अपनी आत्मा खो दी थी, तो लॉन्ग हाओचेन उसके प्रति और भी अधिक सम्मान से भर गया। वह यह अनुमान लगा सकता था कि जिस दिन उस दिव्य तलवार के मालिक की मृत्यु हो गई थी और उसे सील कर दिया गया था, उसकी आत्मा ने अपने शरीर को त्याग दिया था, केवल एक खाली तलवार का खोल पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि तलवार की आत्मा अपने मालिक का अनुसरण करती थी। दूसरी दुनिया, इस तलवार की आत्मा पर इतना प्रबल प्रभाव करना कि वह उसके साथ ही मर जाए। कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि उनका पिछला स्वामी कितना शक्तिशाली था। इस प्रकार के व्यक्ति और इस प्रकार की वफादार तलवार आत्मा के प्रति कौन आदर नहीं करेगा? उस समय लॉन्ग हाओचेन बिल्कुल भी शांत नहीं था। इस दिव्य तलवार के अपवित्र होने के डर से उसकी चाल बेहद धीमी थी। उसके आगे बढ़ने का कारण इस दिव्य तलवार को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उसकी मुहर को हटाने की उसकी इच्छा थी। जैसा कि ये वेयांग ने कहा था, इस दिव्य तलवार को एक बक्से के अंधेरे में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसे फिर से अपनी रोशनी प्राप्त करनी चाहिए। लॉन्ग हाओचेन के दोनों हाथों के सहारे इस जेट काली तलवार ने धीरे धीरे अपना लकड़ी का मामला छोड़ दिया। लॉन्ग हाओचेन की नजरें तलवार पर टिकी थीं। उसने कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बहाई, उसने बस उसे शांति से देखा। उनका रूप शांतिपूर्ण था, लेकिन न उदास भी। यहां तक कि नकाब से अपना चेहरा छिपाने के बावजूद पास में मौजूद ये वेयांग उसकी मन की वर्तमान स्थिति को समझने में सक्षम थी, क्योंकि उसकी स्पष्ट सुनहरी आंखें नकाब से ढकी नहीं थीं।
उसकी आंखों में भाव देखकर ये वेयांग को लगा कि वह दिव्य तलवार से फैल रही उजाड़ आभा के साथ पूर्ण सहजीवन में है। वहाँ ये वेयांग की धड़कन तेज हो गई। लॉन्ग हाओचेन के प्रकट होने से पहले तलवार प्राप्त करने की कोशिश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने तलवार को नियंत्रित करने या सील को हटाने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय कर दी थी। हालांकि ऐसा करने वाले सभी लोग असफल भी हुए। नतीजतन लॉन्ग हाओचेन ने ऐसा करना नहीं चुना और सभी उम्मीदों के विपरीत उसने दिव्य तलवार के साथ बातचीत करने की कोशिश की। फैंग लिंगर, जिसने लकड़ी के बक्से को किनारे से हटा दिया, उसकी नजर और भी अधिक उत्सुक थी। ये वेयांग पर एक डरपोक नजर डालते हुए उसने बिना पलक झपकाए केवल उसकी नजर अपने सामने वाले आदमी पर देखी। ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। जिन दर्शकों की दृष्टि वापस आ गई, वे एक के बाद एक अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और शांत दृष्टि से लॉन्ग हाओचेन की ओर देखने लगे। वे इस बात को लेकर भी बहुत उत्सुक थे कि क्या ये व्यक्ति तलवार पर लगी मुहर को हटा पाएगा। उस समय की बात करें तो उस प्रकाश तत्व ने वास्तव में उनमें से कई को आश्चर्यचकित कर दिया था। प्रकाश तत्व की समझ जितनी अच्छी होगी, उस क्षण उसका तात्कालिक विस्मय उतना ही अधिक होगा। नौकायन, लॉन्ग हाओचेन ने उसे शांति से बुलाया। इससे भी अधिक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ लगभग मानव आकार का सुनहरा छायाचित्र अचानक लॉन्ग हाओचेन के सामने प्रकट हुआ। हालांकि वर्तमान येटिंग की पीठ पर सभी 6 पंख नहीं थे, लेकिन उसकी अचानक उपस्थिति और उससे निकलने वाली घनी रोशनी, साथ ही उसका चमकता हुआ शरीर वास्तव में आश्चर्यजनक था। यहां तक कि ये वेयांग और फैंग लिंग र भी उसके द्वारा जारी प्रकाश सार की शुद्धता और कोमलता को देखकर लगभग पीले पड़ गए। लॉन्ग हाओचेन ने अपने हाथ फैलाए और येटिंग को तलवार भेंट की। येटिंग ने उसके इरादों को भांप लिया और झट से अपने हाथ बढ़ा दिए, ठीक वैसे ही जैसे लॉन्ग हाओचेन ने पहले किया था। ये वेयांग ने अचानक अपना मुंह ढक लिया, अपने अटूट दृढ़ संकल्प के बावजूद अपने आश्चर्य को छुपाने में लगभग असमर्थ रहा। येटिंग लॉन्ग हाओचेन के सामने थे और दर्शक उनके पीछे थे। नतीजतन जिन लोगों ने उसकी पीठ देखी वे केवल ये वेयांग और फैंग लिंगर थे। वे साफ देख सकते थे कि येटिंग की पीठ पर 6 पंख मुड़े हुए थे। वे लोग थे जिन्होंने उससे आने वाले शुद्ध प्रकाश तत्व को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से महसूस किया था। क्या यह एक हल्की मौलिक परी है? ये वेयांग अत्यधिक आश्चर्यचकित था। अपने गहन ज्ञान को देखते हुए वह लाइट एलिमेंटल परियों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। हालांकि उसकी जानकारी के अनुसार उसने कभी किसी लाइट एलिमेंटल परी के बारे में नहीं सुना था जो किसी वास्तविक व्यक्ति के समान दिखती हो। येटिंग ने भारी तलवार से संपर्क किया और जैसे ही उसने उसके हाथ को छुआ, तलवार ने अप्रत्याशित रूप से हल्की सी आवाज की। गुंजन तेज नहीं थी, लेकिन ड्रैगन के गीत के साथ स्पष्ट और मधुर थी, और यह पूरे नीलामी हॉल में गूंज उठी। येटिंग भी आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इस भारी तलवार को पकड़ने के बाद उसे एक दोस्ताना प्रतिक्रिया मिली। वह भारी तलवार वास्तव में कुछ हद तक उस पर निर्भर लग रही थी। लॉन्ग हाओचेन कुछ कदम पीछे हट गया। अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाना, घुटने टेकना, तलवार को एक मानक शूरवीर सलामी देने के लिए उसे अपनी छाती पर रखना। एक दिव्य तलवार धूल में ढकी नहीं रहनी चाहिए। मैं आपकी शिकायत और आपका दर्द महसूस करता हूं, लेकिन अतीत है। यदि आपका स्वामी अभी भी जीवित होता तो वह निश्चित रूप से अपनी तलवार की आत्मा को उसके पीछे पीछे दूसरी दुनिया में जाते हुए नहीं देखना चाहता। वह तेरा वैभव छिप जाए। जिस दिन से आपने एक आत्मा को जीता है, आपको एक शूरवीर के हाथों में रहना चाहिए था। अपनी धार का उपयोग करके अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना चाहिए था और न्याय के लिए लड़ने के लिए बुराई को खत्म करना चाहिए था। आपकी रोशनी को मानव जगत में फिर से प्रकट होना है और आपके ब्लेड को दुश्मनों के आतंक को वापस लौटाना है। कृपया वापस आ जाओ, गिरी हुई तलवार आत्मा। आपका वैभव पृथ्वी पर फिर से प्रकट हो और प्रकाश की शक्ति सारे अंधकार को दूर कर दे। हो सकता है कि मैं आपका शिक्षक बनने के लिए उपयुक्त न हूं, लेकिन मैं आपको जगाने और आपको एक अधिक उपयुक्त शिक्षक चुनने की अनुमति देने को तैयार हूं। लॉन्ग हाओचेन के शब्द स्पष्ट रूप से जोश से भरे हुए थे, तपस्या और गर्व से भरे हुए थे। उसकी आवाज की युवावस्था के बावजूद उसमें खून की लालसा झलक रही थी। खून की हल्की दुर्गंध के साथ इस सरल वाणी से बड़ा गर्व प्रकट हुआ। येटिंग लॉन्ग हाओचेन के सामने घुटने टेककर अपने हाथों से भारी तलवार को सहारा दे रहा था। इस बार उसने इसे पकड़ने के लिए दोनों हाथों का उपयोग नहीं किया, बल्कि इसके हैंडल को कसकर पकड़ने के लिए अपने दाहिने हाथ से आगे बढ़ा। इस समय हाओचेन के चेहरे पर कई क्षणभंगुर भावनाएं चित्रित हुई। लॉन्ग हाओचेन से निकलने वाले रास्तों का वर्णन करना कठिन है।
जैसे ही उसने अचानक तलवार ऊपर उठाई, तुरंत उसके हाथ से एक शानदार सफेद रोशनी निकलती हुई देखी गई, जिसे तुरंत उस भारी तलवार ने अवशोषित कर लिया। सभी पवित्र आभाओं से भी अधिक शुद्ध और सघन एक पवित्र आभा उभरी, और पास के फैंगलिंग र और ये वेयांग ने देखा कि लॉन्ग हाओचेन के मुखौटे के माथे पर एक घनी सुनहरी चमक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो 9 शानदार पैटर्न उभर आए हों। चर्चा। यह अद्भुत रोशनी तीव्र भिनभिनाहट के साथ फैल गई, और तभी लॉन्ग हाओचेन के सामने येटिंग ने एक चाल चली। एक ही समय में अपनी पीठ पर 6 पंख फैलाने के बाद इसका शरीर तेजी से सिकुड़ गया और 1/3 मीटर के आकार में वापस आ गया। वह लॉन्ग हाओचेन के कंधे के ऊपर तैरने लगी और धीमी गति से मंत्र का जाप करने लगी। उसने लॉन्ग हाओचेन के शरीर पर फैलती हुई नर्म सुनहरी तरंगें उत्सर्जित की, जिससे उसके हाथ में पड़ने वाली गर्मागर्म रोशनी की तीव्रता बढ़ गई। प्रकाश की देवी के नाम पर मैं धूल भरी सील तोड़ता हूँ। लॉन्ग हाओचेन की आवाज एक बार फिर गूंजी। अध्याय 360 प्रकाश की देवी का एरिया भाग 3। अचानक प्रकाश के तीव्र विस्फोट के साथ नीलामी हॉल की छत पर जोरदार झटका लगा और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, और मंच पर प्रकाश का एक शानदार सुनहरा स्तंभ दिखाई दिया। प्रकाश का ये स्तंभ बहुत चिकना लग रहा था, जिससे लॉन्ग हाओचेन द्वारा छोड़ी गई हड़ताली रोशनी मोटी दिखाई दे रही थी। कुछ भ्रामक दिखने वाले छोटे देवदूत प्रकाश के स्तंभ के चारों ओर घूमते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस मंद रोशनी को देखकर हर किसी को उसकी शक्ति के हमले का अलग अलग एहसास हुआ। प्रकाश की देवी, क्या उन्होंने सिर्फ प्रकाश की देवी कहा था? क्या वह दैवीय शक्ति है? डिंग। मधुर कर्कश ध्वनि के साथ लॉन्ग हाओचेन के सामने तलवार की मूठ पर कुछ दरारें दिखाई दी। तलवार की नोक पर गोलाकार मणि तक पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़े। उसका सारा काला रंग एक झटके में गायब हो गया, इससे पहले कि उसके नुकीले सिरे के शीर्ष पर स्थित मोती ने तुरंत खिलती हुई चमक प्राप्त कर ली। उसने उत्सुकता से हवा में मौजूद सभी प्रकाश सार को अवशोषित कर लिया। आखिरकार वह जाग गया। सैकड़ों वर्षों तक धूल में लिपटी रहने के बाद आखिरकार वह अपने सपने से जाग उठी। प्रकाश का खंभा जो अभी अभी प्रकट हुआ था, यह धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन तलवार से निकलने वाली रोशनी अधिक से अधिक तीव्र हो गई। मूल रूप से गहरे रंग की तलवार पारदर्शी सोने में बदल गई, और बादलों की तरह दिखने वाले पिछले काले पैटर्न ने इस तलवार को बादलों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए एक विशाल ड्रैगन का रूप दिया। नोक पर नुकीला मोती तेजी से कांपने लगा, और फिर तलवार लॉन्ग हाओचेन के सिर के ऊपर रखी गई। पहले की तरह इसमें कोई नुकीलापन नहीं था और इसमें कोई तेज नोक भी नहीं थी, लेकिन इस दिव्य तलवार के चारों ओर एक चमकती हुई रोशनी बिखरने लगी। इसके बीच में ये कुंद तलवार अजेय लग रही थी। चमकदार रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, कम से कम लॉन्ग हाओचेन द्वारा छोड़ी गई रोशनी की बात करें। मानो इससे अनिच्छुक महसूस करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने दिव्य तलवार को प्यार से देखा, जो अपने मूल वैभव में फिर से प्रकट हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि चाहे उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तात्विक आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी भी तीव्र क्यों न हो, इस भारी तलवार ने सहजता से उसे सहन कर लिया। विशेष रूप से उस मोती ने अपनी नोक पर सारी चमक को निगल लिया था, और अप्रत्याशित रूप से प्रकाश की देवी की दिव्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा भी अवशोषित करने में कामयाब हो गया था, जो कुछ ही समय पहले जारी किया गया था। यह एक पौराणिक तलवार थी। अपनी तलवार की आत्मा खो देने के बाद भी ये दिव्य तलवार अभी भी पौराणिक स्तर के शिखर पर एक दिव्य तलवार थी। इससे ये भली भांति अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अपने अतीत के गौरव में कितना शक्तिशाली था। लेडी वेयांग, क्या अब आप मुझे उसका नाम बता सकती हैं? ये वेयांग ने मूर्खतापूर्वक दिव्य तलवार द्वारा छोड़ी गई चमक को देखा। लॉन्ग हाओचेन की आवाज सुनकर वह पूरी तरह से विचलित हो गई, इस हद तक कि केवल फैंगलिंग र की आवाज से ही वह जाग गई। बेशक मैं कर सकता हूँ। उसका नाम है प्रकाश की देवी की आर्या। मेरे पूर्वज 200 साल पहले के योद्धा मंदिर नेता थे। पवित्र दिव्य तलवार ये वुशांग द्वारा संचालित थी। जब उन्होंने प्रकाश की देवी आर्या शब्द कहा, तो ये वेयांग को पता था कि उनका सबसे बड़ा रहस्य अब और नहीं छिप सकता, क्योंकि यह तलवार बहुत प्रतिष्ठित थी। प्रकाश की देवी आर्या को दिव्य हथियारों के बीच एक दिव्य हथियार के रूप में सराहा गया। 200 साल पहले 2 दिव्य शूरवीरों को नाइट टेम्पल के दिव्य सिंहासन द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन उस पीढ़ी के 6 महान मंदिरों में से सबसे मजबूत पावरहाउस उनमें से एक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि योद्धा के मंदिर में एक और भी मजबूत व्यक्ति मौजूद था। इस व्यक्ति को दिव्य तलवार गुरु ये वुशांग के नाम से जाना जाता था। ये वुशांग को बचपन से ही तलवारों का शौक था। जब वह 3 साल का था, तभी से उसे सोने के लिए तलवार की जरूरत पड़ने लगी।
6 साल की उम्र में उन्होंने तलवार चलाने में महारत हासिल करना शुरू कर दिया, और जब वे 9 साल के हुए तब तक वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृति से गुजर चुके थे और वास्तव में उन्होंने सीधे तौर पर इससे तीसरे चरण के वारमास्टर की ताकत हासिल कर ली थी। 11 साल की उम्र में वह पहले से ही एक ग्रैंड वारमास्टर था और 16 साल की उम्र में वह छठा चरण पार कर युद्ध पूर्वज बन गया। इसने योद्धा के मंदिर का उस दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये वुशांग ने वास्तव में 30 साल की उम्र से पहले ही शिखर को तोड़ दिया था, जब 29 साल की उम्र में वह 9वें चरण पर पहुंच गया और योद्धा मंदिर के इतिहास में सबसे कम उम्र का दिव्य योद्धा बन गया। एक दिन जब ये वुशांग 47 वर्ष के थे, दानव देवता सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से टेम्पलर दक्षिण किले पर हमला करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया। यह योद्धा वहां अपनी दृष्टि बनाए रखते हुए दिव्य तलवार मास्टर ये वुशांग ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया, एक दिन और एक रात के लिए राक्षस सेना से लड़ते हुए और उत्तराधिकार में 7 महान दानव देवताओं को मार डाला। यहाँ तक कि घमंडी दानव देवता सम्राट भी द्रवित हो गए और उन्होंने ये वुशांग को टेम्पल अलायंस में पिछले 1000 वर्षों की सबसे महान प्रतिभा बताया। अंत में दानव देवता सम्राट ने ये वुशांग को 3 दिन की छुट्टी देते हुए पीछे हटने की पहल की। 3 दिन बाद दक्षिण किले में दिव्य तलवार उपयोगकर्ता ये वुशांग ने दानव देवता सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई 1 दिन और 1 रात तक चली, जिसके परिणामस्वरूप अंततः दानव देवता सम्राट के हाथों ये वुशांग की मृत्यु हो गई। हालांकि उनके अंतिम हमले ने दानव देवता सम्राट को भी घायल कर दिया। ये एक ऐसा हमला था जो दुनिया को हिला सकता था। अंत में यद्यपि विजयी दानव देवता सम्राट ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला, उसने युद्ध के अंत में ये वुशांग को अपना सिर झुकाया, अपना सम्मान दिया और दानव सेना को वापस ले गया। उस दिन के बाद से दानव देवता सम्राट किसी भी टेम्पल अलायंस युद्ध क्षेत्र में प्रकट नहीं हुआ और यह 100 वर्षों तक चला। उनकी दिव्य तलवार एक महाकाव्य किंवदंती बन गई। आखिरी लड़ाई में ये वुशांग को मूल रूप से दानव देवता सम्राट को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि टेम्पल अलायंस के सुदृढ़ीकरण वहां थे, जिसमें 6 महान मंदिरों की सबसे बड़ी शक्तियां शामिल थीं। यहां तक कि शहर पर राक्षसों के पूरी ताकत से हमले भी दक्षिण किले को हराने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि ये वुशांग दानव देवता सम्राट को चुनौती देने के लिए अकेले जाकर लड़ने के लिए दृढ़ थे। उनका कथन था, यदि मनुष्यों को राक्षसों को हराना है तो पहले उन्हें स्वयं को हराना होगा। यह मानवीय गरिमा वापस पाने के लिए है कि मैं दानव देवता सम्राट के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं। ये वुशांग ने उस समय योद्धा के मंदिर को जो महिमा प्रदान की थी, वह उस महिमा के बराबर थी जो संसार के प्रथम वंशज ने हत्यारे के मंदिर को प्रदान की थी। अब भी योद्धा के मंदिर के सबसे बड़े केंद्रीय हॉल में दिव्य तलवार चलाने वाले की 10 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के सामने 1000 साल का नायक शब्द खुदे हुए थे और प्रकाश की देवी आर्या कुछ ऐसी थी जिसे ये वुशांग ने अपने पसीने और खून से बनाया था। ये वुशांग ने इस किंवदंती को स्वयं रिकॉर्ड किया। जब वह 3 साल का था तब तक वह सपने में भी अपनी तलवारें पकड़े रहता था और 16 साल की उम्र में छठी सीढ़ी तक पहुंचने तक वह उन्हीं तलवारों का इस्तेमाल करता रहा। उस समय उसके पास कुल 5 तलवारें थीं, जिन्हें वह लगातार हथौड़े मारकर और उनके सार को एक दूसरे के साथ मिलाकर एक बनाने में कामयाब रहा। उन्हें राक्षसों के खून से पोषित करके, उन्हें पृथ्वी के सार का आशीर्वाद देकर और दर्जनों विभिन्न धातुओं को एक तलवार में मिलाकर उन्हें तेज किया गया। 30 साल बाद आखिरकार उसने ये तलवार घुमा दी। ऐसा कहा गया था कि इसकी परिणति के दिन प्रकाश की देवी अवतरित हुई। आखिरकार उसका नाम प्रकाश की देवी की आर्या तय किया गया। इसी तलवार के माध्यम से दिव्य तलवार स्वामी ये वुशांग ने 7 राक्षस देवताओं को मार डाला था और उस समय के राक्षस देवता सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि अफसोस की बात यह थी कि तलवार के पूरा होने के 1 साल बाद ही ये वुशांग युद्ध में नष्ट हो गए। उस दिन ऐसा कहा जाता है पूरा दक्षिण किला रो रहा था और उन वर्षों के टेम्पल अलायंस के नेता डैक में रो रहे थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें हजारों वर्षों का नायक की उपाधि दी थी। बेशक जब उन्होंने प्रकाश की देवी आर्या के बारे में सुना तो लॉन्ग हाओचेन का आश्चर्य ऐसा था जिसकी कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी किंवदंतियों से घिरी एक दिव्य तलवार उसके हाथ में होगी। भले ही केवल उनका शरीर ही बचा हो, फिर भी इसमें एक प्रतीकवाद मौजूद था। आगे झुकते हुए लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से तलवार को घुमाया, जो अतुलनीय कड़ी मेहनत और प्रयास का परिणाम था। गुस्से की भावना महसूस करते हुए उसने खुद को उस युद्ध के मैदान में दिव्य तलवार गुरु ये वुशांग के साथ होने की कल्पना की। उसके स्पर्श से प्रकाश की देवी आर्या ने वास्तव में कुछ हल्की गुंजन उत्पन्न की, जैसे कि वह अपने पुनर्जन्म के बारे में उत्साहित थी।
दोनों हाथों से तलवार पकड़कर लॉन्ग हाओ चेन ने ये वेयान को तलवार की पेशकश की। लेडी वेयान, कृपया इस दिव्य तलवार को स्वीकार करें। ये वेयांग ने इसे नहीं लिया, लेकिन लॉन्ग हाओ चेन को एक जलती हुई नजर दी। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप इसे भागों में भुगतान कर सकते हैं। मैं अपना वचन रखता हूं, आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने दिव्य तलवार को इस वैभव में फिर से प्रकट होने दिया, इसलिए आप इसके नए स्वामी हैं। लॉन्ग हाओ चेन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। नहीं, इस दिव्य तलवार को कमाने के लिए पैसे का उपयोग करना ईशनिंदा है। मेरी एकमात्र इच्छा ये थी कि वह प्रकाश की ओर जगे। ये दिव्य तलवार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे बहुमूल्य भी नहीं कहा जा सकता। यह आपका होना चाहिए या योद्धा के मंदिर को दे दिया जाना चाहिए। ये वेयांग ने आह भरी, आपके अनुसार और कौन इस तलवार को लेने में सक्षम है? जिस क्षण आपने सील खोली, आप पहले से ही इसके नए शिक्षक बन गए। इस दिव्य तलवार में एक आत्मा है, और भले ही तलवार की आत्मा मौजूद न हो, यह ऐसी तलवार नहीं है जिसका उपयोग किया जा सके। नजर रखना। इतना कहते हुए उसने अपना पतला सफेद हाथ उठाया, हल्के से उसके सामने तलवार को छुआ। जैसे ही उसकी उंगली ने उसे छुआ, अचानक एक तीव्र भनभनाहट की आवाज उभरी, और ये वेयांग का हाथ न केवल पीछे धकेल दिया गया, बल्कि वास्तव में प्रकाश ऊर्जा द्वारा धकेल दिया गया। लॉन्ग हाओ चेन सुस्त लग रहा था, इसलिए दिव्य तलवार में अभी भी एक आत्मा है। इसमें वास्तव में एक आत्मा है। हैंडल को पकड़कर लॉन्ग हाओ चेन अपनी पकड़ बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। वह इस दिव्य तलवार को कैसे पसंद नहीं कर सकता था। इसके अलावा जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह इस तलवार में मौजूद दिव्य प्रकाश का सार था। ये वेयांग ने प्रकाश की देवी आर्या को अनिच्छा से देखते हुए धीरे से पूछा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया। मेरा नाम लॉन्ग हाओ चेन है और मैं 21वें जनरल ग्रेड डायमंड हंट स्क्वाड का कप्तान हूँ। उसकी आवाज को आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा रोका जा रहा था और केवल ये वेयांग ही इसे सुन सकता था। ये वेयांग ने मंच के पीछे इशारा किया, जल्दी करो और निकल जाओ। भविष्य में जब कभी मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। बिल्कुल, अब लॉन्ग हाओ चेन के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रकाश की देवी आर्या के पुनरुद्धार के साथ सभी नीलामी प्रतिभागी उन्माद में जा रहे थे। थोड़े समय तक बेजान दिखने के बाद पूरी नीलामी अराजकता में पड़ गई। वीआईपी कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला था और कुछ लोग चले गए थे, लेकिन बाकी सभी लोग लॉन्ग हाओ चेन के हाथों में दिव्य तलवार को उत्सुकता से देख रहे थे और कुछ ने सीधे तौर पर उसे खगोलीय प्रस्ताव भी दिए। जब लॉन्ग हाओ चेन आर्या को पुनः प्राप्त करने की योजना बना रहा था, एल की देवीय स्थान को छोड़ने से ठीक पहले लूज के मन में एक विचार आया और सुनहरी चमक के साथ दिव्य तलवार उसके दाहिने हाथ से गायब हो गई। फिर एक झटके के साथ लॉन्ग हाओ चेन ने खुद को पिछले दरवाजे से देखा। दूसरों ने उसे नजरअंदाज नहीं किया, खासकर वीआईपी कमरे से आने वाले लोगों को। उनमें से एक शक्तिशाली व्यक्ति ने नीलामी मंच पर प्रभावशाली तरीके से कदम रखते हुए आगे कदम बढ़ाया, जिससे पूरे नीलामी हॉल में गुस्सा पैदा हो गया। हालांकि उसे कुछ भी कहने दिए बिना अचानक सभी दिशाओं से एक भयानक शक्ति उमड़ पड़ी। मंच पर पावरहाउस पहले से ही 8वें साधना चरण पर था, लेकिन इस दबाव के सामने उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। तुरंत वह वापस अपनी जगह पर कूद गया। उपस्थित सभी लोगों की ओर एक कर्कश आवाज सुनाई दी, गठबंधन की प्रतिष्ठा को चुनौती देने की हिम्मत कौन करता है? ये निष्पक्ष नीलामी का स्थान है, न कि ऐसा स्थान जहां वस्तुओं को जबरन लिया जा सके। यदि कोई हरकत करने की जुर्रत करेगा तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मार दिया जाएगा।